सो सॉरी फॉर द डिस्कनेक्ट, लास्ट वाले लेक्चर में पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था. सो सॉरी फॉर दैट. सो टू बी कंटिन्यूड विद दैट लास्ट लेक्चर. सो शेयर सर्टिफिकेट्स की अपन लोग बात कर रहे थे. सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर सर्टिफिकेट्स बोले तो जो भी बंदे ने कंपनी के शेयर्स लिए वो बंदे ने कंपनी में पैसे डाले, उसका एक बोलो एक तरीके का एविडेंस, ठीक है ना. उस चीज़ को कंपनी एक्नॉलेज करती है, उस चीज़ को कंपनी एक्सेप्ट करती है कि भैया ये बंदे ने मेरे कंपनी के शेयर्स लेके रखे, उसका ये नाम है, उसने ये इतने शेयर्स लिए, उसकी इतनी प्राइस है, उसने इतने पैसे मेरे कंपनी में डाले हुए हैं. और वो शेयर सर्टिफिकेट्स पे अपने कंपनी के डायरेक्टर्स की या फिर कंपनी में सीएस है तो सीएस की वहाँ पे साइन रहती है. वो शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे रहते हैं उसको भी वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा. SH1 शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है. फॉर्म SH1 आप लोग एग्जीक्यूटिव में आपको है, ठीक है ना. SH1 में शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं वो एक फॉर्मेट में. उसके पीछे अगर वो शेयर ट्रांसफ़र हुए तो वो ट्रांसफ़र की एंट्री, कौन से डेट को, कौन से बंदे को वो शेयर ट्रांसफ़र हुए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती है. जब शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो वो जिस बंदे के ट्रांसफ़र होते हैं उसके शेयर सर्टिफिकेट के पीछे भी उसकी एंट्री आती है. एंड देन उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट SH4 शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म वो भी एग्जीक्यूट होता है जब शेयर्स डीमैट में नहीं होते हैं तब, ठीक है ना. तो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, उसमें ट्रांसफरर का नाम, ट्रांसफरी का नाम, दोनों के सिग्नेचर, विटनेस के नाम, वो सारी चीज़ें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद में करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है. सो ये होता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है ना. ये अपने को सेक्शन 46 में वहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना. सो शेयर आप लोगों ने समझो रिलायंस का शेयर लिया तो शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम जाएगा एंड आपको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. जो भी अभी सब चीज़ डीमैट में चलती है तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये सारी चीज़ें मेल पे मिलती रहेगी, ठीक है ना. सो इसकी टाइमलाइन क्या है, मतलब अगर आप लोगों ने समझो कोई कंपनी में वहाँ पे पैसे डाले, किसी कंपनी के शेयर्स लिए, तो शेयर सर्टिफिकेट्स कब इशू करने चाहिए, इसका कोई एक टाइमलाइन क्या है, कुछ टाइमलाइन है क्या, तो है. सो उसकी टाइमलाइन क्या है. सो टाइमलाइन फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना. सब्सक्राइबर्स 2 मंथ, मतलब जब कंपनी ने इशू लाया, ठीक है ना, मतलब जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम पे इशू लाया, जब फर्स्ट टाइम या फिर जब कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई, फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स जो है, सब्सक्राइबर्स मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो कंपनी को शेयर्स लिए, मतलब शेयर्स को सब्सक्राइब किया, ठीक है ना. तो उन लोगों को जब सब्सक्राइब किया, उससे जब शेयर्स अलॉट किए उससे 2 मंथ्स के अंदर कहीं ना कहीं शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए, ठीक है ना. यहाँ पे वही चीज़ बोल के रखिए. बट अगर किसी बंदे को शेयर ट्रांसफ़र हुए, ठीक है ना, तो उस बंदे को 1 मंथ में शेयर सर्टिफिकेट इशू किया रहना चाहिए. मतलब जिस बंदे ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट टाइम पे शेयर्स लिए, सो कहीं ना कहीं उसे 2 मंथ्स में, उसको शेयर्स अलॉट करने के 2 महीने के बाद में उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं कंपनी को, ठीक है ना. बट जो बंदे को शेयर ऑलरेडी इशू है, समझो शेयर ऑलरेडी मुझे इशू हुए, मैं सब्सक्राइबर था, मैंने ट्रांसफ़र किए मेरे दोस्त को, तो मेरे दोस्त को 1 महीने के जिस दिन उसको ट्रांसफ़र हुआ उससे एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं उसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है एज पर सेक्शन 46, ठीक है ना. उसके बाद में अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. अगर डिबेंचर्स अलॉट हुए, डिबेंचर्स मतलब मैंने आपको लेके रखा है कि एक तरीके का लोन. सो जब कंपनी एक तरीके का लोगों से पैसा लेती है एंड लोगों को एक एक्नॉलेज कर दी कि भैया हम लोगों ने इतना पैसा आप लोगों से लिया है, इतने टाइम बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम लोग ये पैसा वापस करेंगे. एज लाइक शेयर्स होते हैं कि अपना 10 रुपये का एक शेयर, 20 रुपये का एक शेयर, 100 रुपये का एक शेयर, उसी तरीके से डिबेंचर्स रहते हैं. मतलब वहाँ पे समझो कंपनी ने तय किया कि 100 रुपये का एक डिबेंचर, 200 रुपये का एक डिबेंचर. सो जितने डिबेंचर्स आप लोग लोगे उतने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कहीं ना कहीं जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं उसी तरीके से डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होते हैं, जिससे कि कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हमने ये बंदे से इतना पैसा लेके रखा है इन द फॉर्म ऑफ डेट, इन द फॉर्म ऑफ लोन. शेयर सर्टिफिकेट्स में वो कंपनी का पैसा है, मतलब वो ओन्ड फंड है. मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की ओनरशिप, जब आप कंपनी में पैसा डालते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ओनरशिप कंपनी में जाती है, ठीक है ना. मतलब 100 रुपये का समझो कंपनी का कैपिटल है, उसमें से 10 रुपये का आप लोगों ने शेयर्स लिया तो 10%, टोटल कैपिटल है 100 रुपये का, आप लोगों ने 10 रुपये डाले, एक शेयर लिया, तो कहीं ना कहीं 10% आप लोगों की ओनरशिप कंपनी में हो गई. उसी बाजू में कंपनी ने 100 रुपये का लोन लिया, उसमें से 10 रुपीज़ का आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. सो कहीं ना कहीं कंपनी के डेट में
10% हिस्सा आप लोगों को है, मतलब जब डेट रिकवरी होगी, जब डेट कंपनी पे कर देगी, सो कहीं ना कहीं उसमें का 10% आप लोगों को मिलेगा विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कुछ भी तय हुआ है, ठीक है ना। उसे कहा जाता है डिवेंचर। जब कंपनी लोगों से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ डेट, इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो जब सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसे कहा जाता है डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। सो डिवेंचर जब अलॉट होते हैं, लोगों से पैसा लेके जब डिवेंचर्स लोगों से पैसा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है ना, डिवेंचर एज पर सेक्शन 71। सो कहीं ना कहीं 6 मंथ्स के अंदर जब भी डिवेंचर्स की अलॉटमेंट होती है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, सो कहीं ना कहीं विद इन 6 मंथ्स कहीं ना कहीं आप लोगों को डिवेंचर सर्टिफिकेट लोगों को इशू करना है। विद इन 6 मंथ्स बोला है, नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, बट 6 महीने के अंदर करना है। विद इन 6 मंथ्स मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 6 महीने के बाद ही करना है या फिर 6 महीने के लास्ट डे पे करना है, 6 महीने में कब भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये हो गया। अगर सब्सक्राइबर्स हो, फर्स्ट टाइम पे जब कंपनी ने इशू लाया तब आप लोगों ने वो शेयर, समझो कंपनी ने आईपीओ लाया, आईपीओ में आप लोगों ने वहाँ पे सब्सक्राइब किया, 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू होनी चाहिए। अगर अलॉटमेंट है तो वो 2 महीने के अंदर, अगर ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन बोले तो कोई बंदा मर गया है, उसके शेयर्स आप लोगों को अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसके लीगल शेयर्स को वो शेयर ट्रांसमिट होते हैं उसके नॉमिनी को, अगर नॉमिनी है तो उन लोगों को 1 मंथ में जब बंदा वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है। और अगर डिवेंचर्स है तो डिवेंचर्स कहीं ना कहीं 6 मंथ्स के अंदर कहीं ना कहीं उसके अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, डिवेंचर सर्टिफिकेट्स का। नोट क्या है, अब यहाँ पे कुछ नोट दिखेंगे। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज, इट शैल डिलीवर द सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटी टू द सब्सक्राइबर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है ना। मतलब जो कुछ भी स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज है, उन लोगों ने 60 डेज के अंदर उन लोगों को 60 डेज के अंदर कहीं ना कहीं शेयर सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू करने रहेंगे। तो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी मतलब जिन लोगों को, ऐसी कंपनी जो कंपनीज आरबीआई ने, सेबी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं एक तरीके की परमिशन देके रखी है कि भैया आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, ताकि वो एक स्पेशल परमिशन, एक स्पेशल एरिया में उन लोगों को आरबीआई ने, सेबी ने, रिलीवेंट अथॉरिटी ने वहाँ पे दिए वाली रहती है। अगर वो कंपनी एक तरीके की क्या बोला जा सकता है कि प्राइवेट है तो उसे कहा जाएगा स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। अगर वो कंपनी पब्लिक है तो उसे कहा जाएगा स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफाइड एरिया में आरबीआई ने, सेबी ने जो भी कंपनीज को वहाँ पे परमिशन दिए वाली रहती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो वो कंपनी को ऑपरेट करने की परमिशन वहाँ पे जब मिलती है तो कहीं ना कहीं उसे स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी कंपनी को 60 डेज के अंदर कहीं ना कहीं शेयर सर्टिफिकेट इशू करने रहेंगे। हाउएवर वेयर द सिक्योरिटीज आर डील्ड विद द डिपॉजिटरी, द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज। मतलब डिपॉजिटरी मतलब आपके शेयर्स अगर डीमैट में है तो कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब अगर आपके शेयर्स डीमैट में है, जो कुछ भी आपकी डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, तो उसको जब आप लोग शेयर अलॉट करते हो तो इमीडिएटली वहाँ पे डिपॉजिटरी को जो है उसके डिटेल्स आप लोगों को बताने होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, आप लोगों का शेयर समझो गुम गया, आप लोगों ने शेयर सर्टिफिकेट्स घुमा दिए, ठीक है ना। हो सकता है भाई, प्रैक्टिकल है। जब आज की डेट में तो सब डीमैट है तो वो सब रिकॉर्ड में रहता है, आपके मेल पे रहता है, सारी चीज़ें रहती है। बट अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है, ठीक है ना, SH1 फॉर्मेट में, वो भी SH1 में रहता है, बट वो ई सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। अगर आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो समझो गुम गया तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी मिलता है, बट उसके लिए एप्लीकेशन करना रहता है, उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह वो सारी चीज़ें, सारे कंप्लाइंस करना रहता है। देन कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। वही चीज़ें आपने बोल के रखी। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 states that duplicate share certificates may be issued if such certificates proved to have been lost or destroyed, has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company. Splitting of share certificates, a share split certificate means a separate certificate claimed by a shareholder for a portion of his holding. Split मतलब एक सर्टिफिकेट को
वहाँ पे डिवाइड करना, मतलब समझो एक सर्टिफिकेट में 100 शेयर्स है, मतलब मैंने 100 शेयर्स लेके रखे थे, ठीक है ना, फॉर द डिस्टिंक्टिव नंबर 1 to 100, ठीक है ना। अभी वो लोग वो शेयर उसमें से 50 शेयर्स मुझे किसी और बंदे को देने हैं, तो कहीं ना कहीं स्प्लिट करना है। तो जो भी स्प्लिट मतलब उसमें से 50 मैंने रखे, 50 मेरे दोस्त को दिए, तो जो कुछ भी 50 शेयर्स मैंने मेरे दोस्त को दिए, तो वो 50 शेयर्स के लिए उसको एक सेपरेट सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू करना, उसकी होल्डिंग के लिए, उसकी पार्शियल होल्डिंग के लिए वहाँ पे सेपरेट सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू करना, इसे कहा जाता है स्प्लिट। एक सर्टिफिकेट को डिवाइड कर देना, इसे कहा जाता है स्प्लिट, ठीक है ना। अगर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। The advantages of a split certificate are that shareholder may benefit in case of transfer by way of sale or mortgage in small lots and the right to multiply the certificates into many shares held by the shares, ठीक है ना। तो स्प्लिट सर्टिफिकेट है उसका तो एडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे बोल के रखा है कि शेयर होल्डर में बेनिफिट इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और मॉर्गेज इन स्मॉल लॉट्स and the right to multiply the certificates into as many shares as held by the shareholder. So कहीं ना कहीं जब सेल करते हो, जब मॉर्गेज करते हो, सो कहीं ना कहीं तब एक तरीके के क्या बोल सकते हैं, जब उसके पास में शेयर सर्टिफिकेट्स है, सो कहीं ना कहीं एक तरीके का उसमें ईज वहाँ पे रहती है, और वो सर्टिफिकेट्स कहीं ना कहीं एक तरीके का जब मॉर्गेज वगैरह वो स्प्लिट सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू, जो कुछ भी उसको इशू वहाँ पे कंपनी ने करके रखा है, सो कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट जो कुछ भी कंपनी ने उसको इशू करके रखा है, तो वो वहाँ पे सबमिट कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, फॉर्म्स एंड रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रूल 7 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्म्स रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स कंपनी को कितने टाइम पे मेंटेन करने रहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। तो ऑल ब्लैंक फॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट शैल बी प्रिंटेड एंड द प्रिंटिंग शैल बी डन ओनली ऑन द अथॉरिटी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड। मतलब शेयर सर्टिफिकेट अगर प्रिंट करने हैं तो बोर्ड की अथॉरिटी लगेगी, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भैया हम लोग बोर्ड एक तरीके का कंपनी के मैनेजमेंट को, जो कोई भी कंपनी का CS है वगैरह, उन लोगों को एक तरीके से ऑथोराइज करेगा कि भैया आप लोग जो है वो जो भी लोगों ने शेयर्स लेके रखे उन लोगों को शेयर्स सर्टिफिकेट दो, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करो, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है ना, ये नोट करके रखिए। एंड द ब्लैंक फॉर्म शैल बी consecutively machine numbered and the forms and the blocks, engravings, facsimils and use relating to the printing of such forms shall be kept in the custody of secretary or such other person as the board may authorize for the purpose. The company secretary or the other person aforesaid shall be responsible for rendering an account of these forms to the board. मतलब CS हो गया या फिर कोई भी बंदा जो, अगर CS नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर, जो कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब ने मिलाकर उसको ऑथोराइज किया है, उसको पावर्स दे के रखी है, वो बंदा वो सारे मेंटेनेंस के लिए लायबल रहेगा, उसको वो सारे मेंटेनेंस के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेयर सर्टिफिकेट रिलेटेड कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे एक तरीके की सारी चीज़ें मेंटेन करनी रहेगी। मतलब किन बंदों को शेयर सर्टिफिकेट इशू करके रखा है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कौन से अलॉटमेंट में वो लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू करके रखा है, उसकी डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें, वो सारे बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है, कितने शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी इशू करके रखे, कितने फोलियो नंबर्स है, वो सारे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो सारे रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करने हैं, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब द कमिटी ऑफ बोर्ड इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड और CS, मतलब बोर्ड की कमिटी, जो कुछ भी बोर्ड की वहाँ पे कमिटी है, मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिला के कुछ नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी बनती है, उसका उनका वहाँ पे ग्रुप बनता है। अगर सारे लोगों ने, सारे बोर्ड ने मिलाकर वहाँ पे उन लोगों को ऑथोराइज किया तो वो लोग, या फिर CS, और जहाँ पे CS नहीं है तो वहाँ पे एनी डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड, मतलब कोई भी डायरेक्टर या फिर CS कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी, या फिर बोर्ड की कमेटी, वो सारी ये चीज़ मेंटेन करने के लिए लायबल रहेंगे, ठीक है ना। तो उनको भी ऑथोराइजेशन दे के रखा है बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद में ऑल बुक्स मेंशन्ड अबव शैल बी प्रिजर्व्ड इन द गुड ऑर्डर नॉट लेस देन 30 years एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। मतलब ये सारी चीज़ें 30 years के लिए मिनिमम वहाँ पे प्रिजर्व करनी है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स है, कुछ झगड़े हैं, ठीक है ना, ये बोलता है ये सर्टिफिकेट मेरा है, वो बोलता है वो सर्टिफिकेट मेरा है, वो बोलता है वो सर्टिफिकेट मेरा है, कुछ फाइटिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो
परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कभी किसी पे ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है, इसका एम यही है कि ऑब्जेक्शन आ सकता है तो कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल सर्टिफिकेट सरेंडर्ड टू द कंपनी शैल बी इमीडिएटली डिफेस्ड बाय स्टैंपिंग और प्रिंटिंग द वर्ड कैंसल्ड इन बोल्ड लेटर्स एंड मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे आर सरेंडर। मतलब जो भी सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स ने सरेंडर करके रखे, सरेंडर मतलब कंपनी को देके रखे या फिर कुछ ट्रांसफर हुआ होगा एंड अगर शेयर होल्डर मर गया, ट्रांसमिशन हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी शेयर होल्डर कंपनी को वो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करता है, वो वापस देता है, उसका राइट उसमें से एक तरीके का छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को उसके ऊपर कैंसल्ड लिख के वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर देना है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। मतलब जिस डेट को वो वहाँ पे एक तरीके का सरेंडर किया शेयर होल्डर ने, उसके 3 year के बाद में कहीं ना कहीं कंपनी को उसको कैंसिल करना रहेगा, ठीक है ना। अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। मतलब बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट जो है बोर्ड ऑथराइज करेगा कि भैया जो कोई भी सर्टिफिकेट सरेंडर्स हुए हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर ऑफ द सच सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो वेदर सर सर्टिफिकेट है ना ऑफिशियल पब्लिकेशन है क्या है। सो सेक्शन 46 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी स्पेसिफाइंग एनी शेयर्स हेल्ड बाय एनी मेंबर shall be prima facie evidence of the title of the member to such share. With the company's amendment act 2015 coming into force, the common seal is no more mandatory। मतलब common seal मतलब जो कोई भी कंपनी का थप्पा रहता है for and behalf of a private limited, सो अभी common seal जो ऑफिशियल एक कंपनी की सिग्नेचर रही थी वो अभी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। So thus shares are movable property and transferable in the manner provided in the articles of the company, and the share certificates are certificates of title that are movable property but are not publications in the nature of prospectus, balance sheet, profit and loss account, notice and advertisement। मतलब ये किसी प्रकार का ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है, ये जस्ट बताता है एक जस्ट तरीके का प्राइमा फेसी एविडेंस है फॉर द पर्पज ऑफ शेयर होल्डर्स दैट वो बताता है कि ये इतने शेयर्स ये बंदे के नाम पे है, उसका एक तरीके का प्राइमा फेसी एविडेंस टू द शेयर होल्डर्स। ये सर्टिफिकेट्स है, ये कुछ ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है कि ये एज लाइक कंपनी का प्रॉस्पेक्टस हो गया, एज लाइक कोई नोटिस हो गया, एज लाइक कोई सर्कुलर हो गया कंपनी का, जो कुछ भी अपन लोग सारे लोगों को देते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशन कब वो उसको बोला जा सकता है जब वो नंबर ऑफ लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। बट शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, सो उसको ऑफिशियल पब्लिकेशन वहाँ पे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सो उसके बाद आता है लीगल इफेक्ट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। एज द रिजल्ट शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड बाय द कंपनी बाइंड्स इट इन 2 ways। मतलब जब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है सो कहीं ना कहीं 2 ways में कहीं ना कहीं एक तरीके की कंपनी बाइंड होती है, इस्टॉपल बाय इस्टॉपल एज टू टाइटल और बाय इस्टॉपल एज टू पेमेंट। सो इस्टॉपल एज टू टाइटल मतलब क्या है, a share certificate once issued binds the company in 2 ways, ठीक है ना। in first place it is declaration by the company to the entire world that the person is in whose name the certificate is made out and to whom it is given is a shareholder in the company। in other words the company is stopped from denying its title to the shares। मतलब जो भी बंदे का वो शेयर सर्टिफिकेट्स में नाम लेके नाम वहाँ पे दिया गया है, मतलब एक ए प्राइवेट लिमिटेड के सर्टिफिकेट नंबर 1 पे विनीत चंद्रकांत देशपांडे नाम लिख के रखा है, तो कंपनी डिनाई नहीं कर सकती कि मैंने कंपनी के शेयर्स लेके रखे या फिर मैं कंपनी का शेयर होल्डर है, क्योंकि वो एक तरीके का प्राइमा फेसी एविडेंस है जो कि बताता है कि ये बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है। सो कंपनी उस चीज़ को एक तरीके का डिनाई नहीं कर सकती। सो एक तरीके का डिक्लेरेशन रहता है कंपनी की तरफ से कि ये बंदा हमारा शेयर होल्डर है। इस्टॉपल एज टू टाइटल मतलब नाम। सो कंपनी एक तरीके का डिक्लेरेशन देती है कि ये नाम दिए वाला, ये टाइटल, ये जो कुछ भी नाम है वो बंदा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है। ये सारे वर्ल्ड को एक तरीके का डिक्लेरेशन वहाँ पे कंपनी की ओर से जाता है, उस कंपनी को बाइंड करता है। देन आता है इस्टॉपल एज टू पेमेंट। इफ द सर्टिफिकेट स्टेट दैट ऑन each of the shares full amount has been paid, the company is stopped as against the bona fide purchaser of the shares। bona fide मतलब जो बंदे ने जेन्युइन इंटेंशन के साथ में वहाँ पे परचेस किया, ठीक है। फ्रॉम एलिजिंग दैट दे आर नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब अगर किसी सर्टिफिकेट में वहाँ पे देके रखा है कि वो शेयर्स फुल्ली पेड है, मतलब 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 रुपये वहाँ पे पे करके रखे। एक शेयर लिया है, वो शेयर 10 रुपये का है, तो पूरे 10 रुपये वहाँ पे कंपनी को शेयर होल्डर ने पे करके रखे, उसके ऊपर लिख के रखा है फुल्ली पेड अप शेयर्स। सो कहीं ना कहीं कंपनी उसके बाद में शेयर होल्डर से और पैसा डिमांड नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो कंपनी वो बंदे से और पैसा डिमांड नहीं कर सकती,
जो भी बंदे ने बोनाफाइड परचेसर मतलब विद गुड इंटेंशन, बोनाफाइड मतलब विद गुड इंटेंशन के साथ वहाँ पे शेयर्स परचेस किए विथ बाय पेइंग द फुल प्राइस, देन कंपनी उसके बाद में उससे और पैसा नहीं मांग सकती कि भैया तेरा शेयर वहाँ पे पार्टली पेड है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं को कंपनी को दो हिस्सों में एक तरीके का बाइंड करता है स्टॉक टाइटल, मतलब जो भी बंदे का नाम शेयर सर्टिफिकेट है वो एक डिक्लेरेशन है कि पूरे वर्ल्ड को कि भैया वो एक तरीके का कंपनी का शेयर होल्डर है, और जो भी शेयर सर्टिफिकेट फुल्ली पेड अप शेयर्स वो बोल के रखा है, सो कहीं ना कहीं वो शेयर्स फुल्ली पेड अप है, कंपनी उससे और पैसा फॉर दिस शेयर्स नहीं मांग सकती, ठीक है ना। सो ये दो चीज़ें, स्टॉक टू टाइटल और स्टॉक टू पेमेंट। उसके बाद में है पर्सोनेशन ऑफ शेयर्स, इसके बाद में आता है पर्सोनेशन ऑफ शेयर्स, इसके बाद में आता है पर्सोनेशन मतलब क्या हम लोग देखिए, टू पर्सोनेट मीन्स टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स स्पेशली फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज सच एज कास्टिंग अ वोट इन अनदर पर्सन्स नेम। पर्सोनेशन एंड इम्प्रिजनेशन इम्प्लाई द सेम थिंग, मतलब प्रिटेंड करना, दिखाना कि वो बंदा मैं ही हूँ, मतलब समझो वहाँ पे किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ मैं, और मेरी जगह पे कोई और बंदा जा रहा है कि वो बोल रहा है कंपनी की जनरल मीटिंग में जाके बोल रहा है कि भैया विनीत देशपांडे मैं ही हूँ, मतलब विनीत देशपांडे मैं हूँ, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट्स है, बट कोई और बंदा है, कोई दूसरा बंदा है, वो जाके कंपनी की जनरल मीटिंग में बोल रहा है कि भैया विनीत देशपांडे मैं ही हूँ, और ये जनरल मीटिंग में मैं मेरा वोट कास्ट करूँगा क्योंकि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। वो बता रहा है कि वो विनीत देशपांडे है जबकि वो नहीं है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं प्रिटेंड करना मतलब इंटेंड करना, पर्सोनेट करना मतलब कहीं ना कहीं प्रिटेंड करना, दिखाना कि वो बंदा मैं ही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ कास्टिंग वोट, मतलब जनरल मीटिंग में कहीं ना कहीं वोट डाल सको। वेयर एनी पर्सन deceitfully personates as an owner of any security or interest in a company or any of share warrant or coupon issued in pursuance of this act, thereby obtains or attempts to obtain any such security or interest or any such share or warrant or coupon or receives an or attempt to receive any money due to any such shares, मतलब जो भी बंदा कंपनी के पास जाता है और वो बताता है कि वो बंदा मैं ही हूँ, मतलब वो विनीत देशपांडे मैं ही हूँ, और वो कंपनी के शेयर्स में मेरा ही वो कंपनी के मेरे पास ही शेयर्स है, वो कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर विनीत देशपांडे को जो कुछ भी पैसा कंपनी से आना था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो पैसा कहीं ना कहीं मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि मैं ही विनीत देशपांडे हूँ, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसा बंदे को जो भी बंदा पर्सोनेट करता है कि सामने वाला बंदा मैं ही हूँ, ठीक है ना। अभी समझो एक बंदा पर्सोनेट कर रहा है कि विनीत देशपांडे मैं ही हूँ, उसको विनीत देशपांडे मैं ही हूँ, उसके शेयर से जो कुछ भी वो वोट कास्ट करने वाला था जनरल मीटिंग में, जो कुछ भी उससे डिविडेंड मिलने वाला था, जो कुछ भी इंटरेस्ट उसका कंपनी में था, जो कुछ भी मेरा इंटरेस्ट था, जो कुछ भी विनीत देशपांडे का इंटरेस्ट कंपनी में था एज की वो कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है, वो सारा इंटरेस्ट मेरा ही है, ऐसा सामने वाला बंदा बोल रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसे बंदा जो कुछ भी एक तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है कि वहाँ पे सारा बेनिफिट्स मुझे मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसे जेल हो सकती है 1 year विच कैन एक्सटेंड टू 3 years विच फाइन शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 5 lakh रुपीज़, मतलब फाइन 1 लाख रुपीज़ या फिर वो एक्सटेंड होगी 5 लाख रुपीज़ तक हो सकता है, ठीक है ना। मतलब पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब कोई ऐसा बंदा एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट देता है कि भैया मैं ही आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ जबकि वो नहीं है, ठीक है ना। वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं ही आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, और वो शेयर्स में कि जो कुछ भी वोटिंग के, जो कुछ भी डिविडेंड्स के सारे बेनिफिट्स है, जो कुछ भी इंटरेस्ट कंपनी में शेयर्स परचेस करने से क्रिएट होता है एक शेयर होल्डर का, वो सारे इंटरेस्ट, वो सारे बेनिफिट्स मुझे ही मिलने चाहिए। अगर ऐसा कोई बंदा करता है, फॉल्सली स्टेटमेंट देता है, तो जो कुछ भी उसके ऊपर है एक्शन लिया जाएगा, उसको 1 से 3 साल की वहाँ पे जेल होगी या फिर फाइन 1 से 5 साल का वहाँ पे लिख सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पर्सोनेशन मतलब दिखाना कि ये बंदा मैं ही हूँ, प्रिटेंड करना। उसके बाद में इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ कंपनी डिसाइड टू इशू सिक्योरिटीज फॉर डिफरेंट रीजंस, द मेन रीजंस बीइंग रेजिंग कैपिटल टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मे बी फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स। मतलब कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको फंड रेज करना है। क्यों फंड रेज करना है? क्योंकि उसको उसका बिजनेस एक्सपांड करना है। सी कंपनी भी है तो कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस है, वो लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों से उनको फंड रेज करने, इसलिए उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन किया, कंपनी के थ्रू वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कौन से फॉर्म में किया जा सकता है? बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में दुकान डाल के भी किया जा सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी किया जा सकता है, बिजनेस एलएलपी फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्मेशन एलएलपी एक्ट के अंदर भी किया जा सकता है, बिजनेस कंपनी, प्राइवेट कंपनी
इनकॉर्पोरेट करके भी किया जा सकता है, बिजनेस पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके भी किया जा सकता, वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। मतलब जब भी कोई कंपनी को बिजनेस करना रहता है, एक्सपांड करने का रहता है, समझो अपना रिलायंस है, तो रिलायंस ने समझो जब भी लाया होगा आईपीओ, कहीं ना कहीं उन लोगों को बिजनेस एक्सपांड करना है, एक से ज़्यादा बिजनेस में जाना है, उसके लिए फंड लगेगा। तो फंड कहाँ से रेज करे? अभी सब पैसा तो सबके पास नहीं रहेगा वहाँ पे डे वन पे, तो लोगों से फंड रेज करना, लोगों को शेयर होल्डिंग देना, कुछ ओनरशिप लोगों को देना, शेयर्स रेज करना मतलब, एंड देन वहाँ पे कंपनी के शेयर्स जो कुछ भी फंड रेज हुआ है उससे कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करना, मतलब फॉर द न्यू वेंचर्स, कि वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि किसी और बिजनेस में जाना है। रीपेइंग डेट्स, जो कुछ भी कंपनी के डेट्स है, लोन्स है, जो कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने वहाँ पे लेके रखे थे, उन डेट्स को पे करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन, एक से ज़्यादा बिजनेस में जाने के लिए, वही सारी चीज़ें। उसका पार्ट वन डील करता है वहाँ पे पब्लिक ऑफर, मतलब जब आप लोगों को शेयर्स इशू करते हो वहाँ पे पब्लिक को ऑफर देते हो, सो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अप्लाई होंगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें। प्राइवेट टू डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब आप लोग लिमिटेड लोगों को, मतलब मैक्सिमम 200 लोगों को इशू वहाँ पे करते हो, ठीक है ना, उसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, वो लोगों को पब्लिकली ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है ना। अगर आपको पब्लिकली ऑफर देना है तो आपको पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन करनी होगी, कंपनी को लिस्ट करवाना होगा, तो ये आप वहाँ पे एक तरीके का लोगों से पैसे रेज कर सकते हो। मैक्सिमम 2 से 200 लोगों तक आपको सीमित रहना है, उन लोगों से फंड रेज करना है, तो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी जो रहती है वो सिक्योरिटी इशू कैसे करती है? तो वो पब्लिक ऑफर लाती है, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, लोगों से पैसे रेज करती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है, मतलब उसको लगा कि भैया लिमिटेड लोगों से पैसा लेना है, ज़्यादा लोगों से वहाँ पे पैसे लिए तो ज़्यादा लोगों की कंपनी में ओनरशिप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। वो ओन फंड रहता है, वो शेयर कैपिटल में जाता है, वो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में दिखता है, ठीक है ना। मेरे कंपनी का कैपिटल था 1 लाख रुपये, मैंने और 1 लाख रुपये लोगों से इशू करे, मतलब और 10,000 शेयर्स लोगों को दिए, वहाँ पे अपने 10 रुपीज़ का एक शेयर, और वो हो गए 1 लाख रुपये। तो जो 1 लाख रुपीज़ मैंने लिए वो मेरा डायरेक्ट बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है ना। मतलब शेयर कैपिटल में जो 1 लाख था वो अभी 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि वो ओनर्स का फंड है, ठीक है ना। मतलब अभी जो कुछ भी कंपनी की 2 लाख कैपिटल है, वो कहीं ना कहीं ओनरशिप, पहले 1 लाख कैपिटल था, 1 लाख में से वो सारे पैसे मैंने ही डाले थे, वो सारे शेयर्स मेरे पास ही थे, तो 100% ओनरशिप मेरे पास थी। अभी जो कि और 1 लाख रुपए है वो बाहर के समझो 2 बंदे ने डाल के रखे, तो कहीं ना कहीं अभी वो 1 लाख रुपए पे कहीं ना कहीं कंपनी में ओनर्स एक तरीके के हो गए। मतलब जो कुछ भी अभी 2 लाख का कैपिटल हो गया, वो 2 लाख में से 1 लाख का 50% का ओनरशिप मेरा है, और जो रहा वाला है, जो कुछ भी रहा वाला 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए में वो दोनों का है, मतलब वो दोनों का 25% मतलब वहाँ पे मेरी 50% वहाँ पे कंपनी में एक तरीके की ओनरशिप है, और वो 2 बंदे की 25%, ठीक है ना। क्योंकि वो लोगों ने भी 50,000 रुपीज़ वहाँ पे डाले, मतलब 2 लाख का कैपिटल है अभी, 2 लाख में से 1 लाख का ऑलरेडी मेरा था, मतलब 50% मेरा हो गया, और रहा वाला 1 लाख का वो 2 बंदे ने, जो लोगों ने मेरे कंपनी में पैसे डाल के रखे हैं, ठीक है ना। वो 2 बंदे ने 50,000 डाला है, मतलब 25, मतलब रही अभी 50% तो ओनरशिप मेरी है, तो रही 50%, तो रही वाली 50% में से जो कुछ भी रहे वाले 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए वो 2 बंदों ने हाफ करके डाले हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी 25% रहे वाली ओनरशिप जो है वो अपनी कंपनी में है, ठीक है ना। जस्ट से मैं पानी पी लेगा। उसके बाद में आता है राइट इशू और बोनस इशू। राइट इशू मतलब जो कुछ भी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है वो लोगों को शेयर्स इशू करना, ठीक है ना। सेक्शन 62 इसके बारे में बात करता है। सो राइट इशू मतलब जो कुछ भी ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, समझो कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड में 100 शेयर होल्डर्स है, कंपनी ने डिसाइड किया कि राइट इशू लाया जाए, तो जो कुछ भी 100 शेयर होल्डर्स है, सिर्फ वो लोग ही, जो कुछ भी नए शेयर्स राइट इशू के अंडर इशू हो रहे, वो लोग ही वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर वो लोगों को परचेस नहीं कंपनी ऑफर देगी, वो लोगों को अगर परचेस करना होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो रिनाउंस करेंगे। मतलब वो लोग बोलेंगे कि अगर समझो 100 शेयर होल्डर्स है, उसमें का एक शेयर होल्डर वहाँ पे मैं हूँ, कंपनी ने राइट इशू लाया, तो राइट इशू में वो 100 शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाएगा, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है। अगर वन ऑफ द 100 शेयर होल्डर्स मैं भी हूँ
कंपनी मुझे भी वहाँ पे ऑफर देगी। अगर मुझे लेने हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं लेने हो तो मैं वहाँ पे पूरा ऑफर रिजेक्ट कर दूंगा, या फिर पार्ट ऑफ ऑफर एक्सेप्ट कर दूंगा, या फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि भैया ये शेयर वहाँ पे मुझे नहीं लेने, बट मेरा एक दूसरा भाई है वो भी शेयर होल्डर ऑलरेडी है, ये मेरे शेयर आप उसको दीजिए। मतलब मैंने कहीं ना कहीं वो सारे शेयर्स जो कुछ भी वहाँ पे मुझे ऑफर हुए थे वो शेयर्स मैंने रिनाउंस किए, ट्रांसफ़र किए, ठीक है ना। तो ये होता है राइट इशू, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कुछ भी कंपनी के, उन लोगों को फिर से एक बार शेयर्स इशू करना, मतलब ये फुकट नहीं रहती, इसके लिए आप लोगों को प्राइस वहाँ पे देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है। बट ये जो कुछ भी इशू आता है वो खाली जो कुछ भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वही इसके लिए एक तरीके से रिकॉर्ड डेट इसमें एक तरीके की वहाँ पे डिसाइड होती है। रिकॉर्ड डेट पे जो कुछ भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो लोग ही कंपनी के शेयर्स जो है वो एक तरीके से परचेज कर सकते हैं, बाहर का बंदा, बाहर की पब्लिक नहीं कर सकती। उसके बाद में आता है बोनस इशू। बोनस इशू मतलब जो कुछ भी ऑलरेडी शेयर होल्डर्स कंपनी के हैं उन लोगों को बोनस शेयर्स, मतलब समझो 100 शेयर्स कंपनी के पास है, कंपनी बोलती है कि मैं और 100 शेयर्स इशू करूंगी एज अ बोनस, मतलब समझो 1:1 के रेशो से, मतलब जो बंदे के पास में एक शेयर है उसको और एक बोनस शेयर मिलेगा। मतलब जो कुछ भी बोनस शेयर मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो कुछ भी बोनस शेयर का रेशो है, मतलब कंपनी ने समझो बोला कि 1:1 रेशो, मतलब जो बंदे के पास में 1:1, मतलब जो कोई भी सेकंड वाला 1 है 1:1, मतलब सेकंड वाला जो 1 है तो वो हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब जो बंदा एक शेयर वहाँ पे होल्ड करता है उसे एक और बोनस शेयर मिलेगा। समझो कंपनी का वहाँ पे बोनस शेयर का रेशो रहा 2:1, मतलब जो बंदा एक शेयर होल्ड करता है उसको 2 शेयर ऑल मिलेंगे। समझो वो रेशो रहा 3:1, मतलब जो बंदा एक शेयर होल्ड करता है ऑलरेडी उसको और 3 बोनस शेयर मिलेंगे। सो जो कुछ भी रेशो है, जो कुछ भी जितने शेयर आप होल्ड करते हो उसके हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे बोनस शेयर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कुछ भी वहाँ पे पेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन इशू सिक्योरिटीज बाय 2 वेज, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट और बोनस इशू। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 2 वेज से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करके वहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर देके टू द लिमिटेड पीपल, लिमिटिंग टू नंबर ऑफ 200, मतलब मैक्सिमम 200 लोगों तक आप लोग इशू कर सकते हो। आप लोगों को एक तरीके का पास 4 जो कुछ भी लेटर ऑफ ऑफर है वो इशू करना रहता है। फिर जो लोगों ने एक्सेप्ट किया वो सारे लोगों के नाम वहाँ पे पास 5 में आते हैं, एंड देन पास 3 में जो कुछ भी आपका एक रिटर्न है वो सारा रिटर्न सेक्शन 39 के अंडर वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे फाइल करना रहता है। सो पास 3 वहाँ पे फाइल करना रहता है, या फिर आप राइट और बोनस इशू ला सकते हो। सो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट से आप लोग वहाँ पे लोगों को शेयर इशू कर सकते हो टू द मैक्सिमम 200, या फिर राइट इशू और बोनस इशू भी कर सकते हो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप पब्लिक ऑफर भी ला सकते हो, राइट इशू भी ला सकते हो, बोनस इशू भी ला सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकते हो, ठीक है ना। सो इसका गवर्निंग लॉ कौन सा है, तो कंपनीज एक्ट है। अगर आप लोग वहाँ पे पब्लिक इशू लाते हो सो कहीं ना कहीं सेबी ICDR, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर एंड रिक्वायरमेंट्स, सेबी एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 हो गया। कहीं ना कहीं ये सारे लॉज आपको रेगुलेट करेंगे, ये सारे लॉज को कंप्लाई करके आप लोगों को इशू लाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सो काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में क्या बोल के रखा है, ठीक है ना। इशू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम, मतलब समझो एक कंपनी है जिसका जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, वो शेयर इशू कर रही है 100 रुपीज़ पर शेयर, मतलब जो कुछ भी 90 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा उसने वहाँ पे लगा के रखा है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम लगा के रखा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरे कंपनी का मार्केट में नाम बहुत अच्छा है। समझो आज के डेट में रिलायंस का समझो वहाँ पे फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, बट वो शेयर इशू कर रहा है समझो अपना 2000 रुपीज़ पे। सो कहीं ना कहीं 1990 रुपीज़ जो कुछ भी वो ज़्यादा ले रहा है, कहीं ना कहीं वो गुडविल के, उसके ब्रांड के, उसके नाम के ले रहा है, उसे कहा जाता है प्रीमियम, क्योंकि उसको भरोसा है कि भाई अपनी कंपनी का मार्केट में नाम अच्छा है, लोग अपने लिए पे करेंगे। सो कंपनी कहीं ना कहीं प्रीमियम लगा के अपने शेयर प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है ना। शेयर्स प्रीमियम टू बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो अगर 2000 रुपीज़ में शेयर इशू किया, वहाँ पे समझो कंपनी ने 10 शेयर्स वहाँ पे इशू किए एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज़, उसमें ठीक है ना, वो 2000 रुपीज़ में से 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो अगर वहाँ पे कंपनी ने 10 शेयर्स किए इशू, सो 10 शेयर्स इंटू उसकी फेस वैल्यू समझो 10 है तो 100 रुपीज़ एंड 1990 रुपीज़ जो कुछ भी प्रीमियम लिया है प्लस 10 फेस वैल्यू, ऐसे मिला के 2000 रुपीज़ की प्राइस हो गई। सो
₹1990 इंटू 10 शेयर्स, हाँ ठीक है, जो कुछ भी हुआ तो उतने शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में वहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उतने शेयर्स कहीं ना कहीं कंपनी के जाएंगे, मतलब 19,000, मतलब वो कितना होता है 1990 जितना भी होता है, वो सारे सिक्योरिटीज प्रीमियम के वो प्रीमियम के ऊपर जितने भी पैसे मिले वो सारी चीज़ें, वो सारे पैसे कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप लोगों के कहीं ना कहीं एक तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा वहाँ पे जाएगा, मतलब ₹1990 इंटू 10 रुपीज़, ठीक है ना। सो वो होता है मेरे हिसाब से 19,900 रुपये, ठीक है ना। तो वो सारे पैसे आपके कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे, उसके सेपरेट अकाउंट रहेगा, ठीक है ना। सो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो कुछ भी वहाँ पे सारे पैसे गए वो सारे पैसे आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी कंपनी एक्ट में बोल के रखा है, ठीक है ना। तो जब आप लोग बोनस शेयर्स इशू करते हो, आप लोगों को बताया कि आप लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं बोनस शेयर जब आप लोगों को देते हो तो कहीं ना कहीं मतलब शेयर होल्डर्स को देते हो तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स से आप लोग पैसे नहीं लेते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। बट कंपनी को उतना पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो उतना पैसा कंपनी के अकाउंट में वहाँ पे जाना चाहिए ना। तो वो पैसा जब वहाँ पे बोनस शेयर्स लेते हो तो शेयर होल्डर ने पे करने की जगह कहीं ना कहीं कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से वो पैसा कहीं ना कहीं आप लोग यूज़ कर सकते हो, और उतना पैसा जितने भी बोनस शेयर आप लोगों ने इशू करके रखे उतना पैसा कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो सामने वाले वो सारा कंपनी के एक तरीके का कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में राइट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कुछ भी कंपनी के एक्सपेंसेस है वो उसको राइट ऑफ करने में, उसको पे ऑफ करने में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में का पैसा कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, मतलब डिस्काउंट जो कुछ भी डिवेंचर्स के ऊपर देके रखा है, मतलब एक डिवेंचर्स 100 रुपीज़ का था वो आप लोगों ने 90 में किया इशू, ठीक है ना। या फिर जो कुछ भी एक्सपेंस हुआ इशू ऑफ शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए, मतलब जो कुछ भी सारा खर्चा हुआ, सारा मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा हुआ, सारा कंप्लाइंस के ऊपर हुआ, सो कहीं ना कहीं ये सारे खर्च भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस है उससे पे कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, मतलब कहीं ना कहीं जब आप लोग प्रेफरेंशियल इशू करते हो एंड जब आप लोग उसको रिडीम करते हो, मतलब उसके पैसे वापस देते हो और वो प्रीमियम पे वहाँ पे रिडीम हो रहा है, मतलब समझो आप लोगों ने प्रेफरेंशियल इशू किया लोगों से, वहाँ पे 100 रुपीज़ लिए एक शेयर के, और आप लोगों ने बोल के रखा कि जब ये रिडीम होगा तब रिडम्पशन के टाइम पे हम लोग वहाँ पे 110 रुपीज़, मतलब 10 रुपये वहाँ पे आप लोगों को एक तरीके का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी 10 रुपये वो प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 10 रुपये का प्रीमियम भी के जो कुछ भी पैसे वो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, सो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस में से जो कुछ भी बैलेंस है उसमें से वो सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती है। एंड फॉर द परचेस ऑफ ओन शेयर्स, मतलब ओन शेयर्स परचेस करने के लिए, मतलब इन द केस ऑफ बायबैक, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो कुछ भी पैसा जाता है, जो कुछ भी शेयर्स इशू करने पे सिक्योरिटीज जो कुछ भी आप लोग प्रीमियम लेते हो वो सारा पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और वो पैसा किसके लिए यूज़ होगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं बोनस शेयर इशू करने के लिए, अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, अपना एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ शेयर्स के लिए, जो कुछ भी खर्चा हुआ उसे राइट ऑफ करने के लिए, उसे पे ऑफ करने के लिए, या फिर प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर परचेज ऑफ ओन शेयर्स मतलब बायबैक, ठीक है ना। इसके लिए आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो कुछ भी पैसे है, जो कुछ भी बैलेंस है उसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पे तो आप लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। यहाँ पे बोल के रखा है कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंस ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ कंपनी, मतलब अगर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए तो उसका तो कहीं ना कहीं समझो 100 रुपये का शेयर 90 में किया इशू, तो कहीं ना कहीं 10 रुपये का लॉस हो गया, तो वो सारा 10 रुपये का बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से अपन लोग एक तरीके का
एक तरीके का पे ऑफ कर देंगे। यहाँ पे नीचे बोल के रखा है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर ही नहीं कर सकती इशू। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, बट समझो आप लोगों ने शेयर इशू किए, आप लोगों ने वहाँ पे किसी बंदे को शेयर इशू किए, 100 रुपीज़ का शेयर था, उस बंदे ने 50 रुपीज़ आप लोग को वहाँ पे बताया कि कुछ पैसे एप्लीकेशन पे आते हैं, कुछ अलॉटमेंट पे आते हैं, कुछ फर्स्ट कॉल एंड कुछ सेकंड कॉल। वो बंदे ने वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे ही नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे 50 पूरे 100 रुपीज़ में से उसने खाली 50 रुपीज़ ही पे किए, ठीक है ना। उसने अगर 50 रुपीज़ ही खाली पे किए तो कहीं ना कहीं उसने बाकी के पैसे नहीं वहाँ पे नहीं पे किए ऑन द डिमांड ऑफ कंपनी, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं उस कंपनी उसको शेयर जो है फॉरफीचर कर देगी। फॉरफीचर मतलब जब्त कर देगी, और जब्त करने के बाद में कहीं ना कहीं वो शेयर कंपनी बाद में दूसरों को इशू कर देगी, ठीक है ना। कंपनी के पास ऑलरेडी वो शेयर के और जो कुछ भी प्राइस उसने पे करके रखा था वो भी जब्त होगा, ठीक है ना, वो भी उसको वापस नहीं मिलेगा। तो कंपनी का शेयर का प्राइस था 100 रुपीज़, उसको ऑलरेडी कंपनी ने उससे ऑलरेडी 50 रुपीज़ जो है उसमें से वो कंपनी को मिल चुके थे, अभी रहे थे 50 रुपीज़, वो बंदा नहीं दे रहा था, इसलिए कंपनी ने वो सारे शेयर जब्त कर दिए, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी 50 रुपीज़ कंपनी को आना बाकी है, वो शेयर का प्राइस तो वहाँ पे था 100 रुपीज़। तो कंपनी क्या किया, वही शेयर फिर से री इशू किए एट द प्राइस ऑफ 70 रुपीज़। मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो गया, जो बंदा री इशू में उसको ले रहा है उसके लिए वो डिस्काउंट हो गया, बट कंपनी के लिए तो फायदा है, वो नए बंदे से उसको 70 रुपीज़ मिलेंगे कंपनी को, वो अपने री इशू से, और ऑलरेडी 50 रुपीज़ वो शेयर से मिल चुके हैं, 50 रुपीज़ मिल चुके हैं, वो बंदे ने बाकी के 50 पे नहीं किए, इसके लिए उसका वो सारा फॉरफीचर कर दिया। तो ऑलरेडी 50 मिल चुके हैं, री इशू के टाइम पे फिर से 70 मिल चुके हैं। मतलब मुझे कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे, एक शेयर 100 रुपीज़ का, मेरे से कंपनी ने वहाँ पे 50 रुपीज़ लेके रखे, वहाँ पे बाकी के 50 रुपीज़ मैंने नहीं दिए। सो कंपनी ने मेरे शेयर फॉरफीचर कर लिए और मेरे 50 रुपीज़ भी फॉरफीचर कर लिए, मतलब जब्त कर लिए। सो कहीं ना कहीं 100 में से 50 रुपीज़ कंपनी को अभी इस केस में मिल चुके हैं। तो कंपनी ने क्या किया, वही 100 रुपये का शेयर दूसरे बंदे को री इशू किया 70 में, वो बंदे से 70 लिया, मतलब वो बंदे से उसी शेयर के लिए वो बंदे से भी 70 लिया और मुझसे भी 50 लिया। मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं 120 मिला, बट वो बंदे का भी फायदा हो गया क्योंकि वो बंदे को वहाँ पे 70 मिला। अल्टीमेटली नुकसान मेरा हो गया क्योंकि मैंने 50 पे किया और मुझे शेयर भी नहीं मिला। सो इसे कहा जाता है, इस तरीके से डिस्काउंट वहाँ पे हो सकता है, बट फेस वैल्यू जो है कंपनी की, समझो फेस वैल्यू है कंपनी के 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ में से कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता, प्रीमियम में से हो सकता है। समझो वहाँ पे फेस वैल्यू 10 है और कंपनी का प्रीमियम है वहाँ पे अपने 1990, मतलब, और पूरे कंपनी के शेयर की प्राइस है 2000 रुपीज़। सो 2000 रुपीज़ में माइट भी डिस्काउंट हो सकता है, बट जो कुछ भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू में डिस्काउंट नहीं हो सकता। मतलब वो 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसमें डिस्काउंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कंपनी शेयर फेस वैल्यू जो है कंपनी का, उससे डिस्काउंट जो कुछ भी फेस वैल्यू है 10 रुपये, वहाँ पे अपना 100 रुपये, उससे डिस्काउंट में कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना। वहाँ पे बोल के रखा, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोल के रखी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39 यहाँ पे बोल के रखा है। जब कम सिक्योरिटीज एक तरीके की लोगों को दी जाती है, लोगों को सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिवेंचर अलॉट होते हैं, तो पास 3 उसका रिटर्न वहाँ पे फाइल करने का रहता है। सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड विद द रूल 12 of the company's prospectus and allotment of security rules 2014 deals with the allotment of securities. Allotment of any securities of a company offered to the public for subscription shall be made only when the amount stated in the prospectus at the minimum amount has been subscribed and payable on the application for the amount so stated have been paid and received by the company by check or the installment. मतलब जो कुछ भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलो किसी शेयर एप्लीकेशन के ऊपर 25% है या फिर पूरे ऑफर के ऊपर 90% है, ठीक है ना। अगर उतना रहा तो ही कंपनी अलॉट वहाँ पे सिक्योरिटीज करेगी। और जब कंपनी को सारे पैसे मिल जाए बाय वे ऑफ चेक, बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट जो भी है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो भी कंपनी वहाँ पे अलॉटमेंट शेयर्स का करेगी, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन company, the amount payable on application on every security shall not be less than 5% of the nominal amount of the security or such higher percentage of amount as may be specified by the Securities Exchange Board of India by making regulation. मतलब मिनिमम 5% ऑफ द शेयर एप्लीकेशन वैल्यू, मतलब मैंने समझो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इंटू 10 रुपीज़ का एक शेयर, वो हो गया 1000 रुपीज़, उसके 5% मतलब 1000 के 5% मतलब 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो मिनिमम 50 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन पे करना होगा तो ही मुझे अलॉटमेंट वहाँ पे होगा, ठीक है ना।
या फिर 5% या जो कुछ भी रेट ऑफ या फिर जो कुछ भी परसेंटेज सेबी ने बताया गया है वो उतना शेयर एप्लीकेशन में उतना परसेंटेज अगर वहाँ पे मिला है तो कहीं ना कहीं तभी शेयर्स वहाँ पे अलॉट होंगे। फॉर्म पास 3 इसके लिए फाइल किया जाता है, वहाँ पे देखिए रखा है वेन एवर अ कंपनी हैविंग शेयर सर्टिफिकेट्स मेक्स एनी allotment of securities, it shall file it with a registrar or return of allotment within 30 days thereafter in form pass 3। मतलब पास 3 में आपको रिटर्न फाइल करने का रहता है, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे के रखी है कि भैया आप लोगों ने कौन से शेयर्स किए इशू, इक्विटी शेयर्स किए, डिवेंचर्स किए, कितने शेयर्स किए, कितने प्राइस थी, ऑलरेडी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था, अभी ये शेयर इशू करने के बाद में कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, उसके बाद में उसको अटैचमेंट लगानी पड़ती है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जो कुछ भी आपके न्यू है, किन लोगों को वहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का सीन, कंपनी का वहाँ पे रजिस्टर एड्रेस, फेस वैल्यू, वो शेयर होल्डर का नाम, उसका फेस वैल्यू, वो कितने प्राइस पे किया, वो अपनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, क्लास ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी, प्रेफरेंस जो भी है, उसके नीचे उसका डायरेक्टर का साइन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी को पास 3 में फाइल करनी रहती है, ठीक है ना। सो यही सारी चीज़ें, सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ अलॉटी स्टेटिंग देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड इफ एनी, मतलब वही लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, जो भी लोगों को ये सारे शेयर्स वहाँ पे दे के रखे, उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस जो भी है, उनका प्राइस, प्रीमियम पेएबल एंड उसको सर्टिफिकेट, मतलब शेयर होल्डर ने उसको या डायरेक्टर ने जो कुछ भी बोर्ड ने उसको ऑथोराइज किया है वो बंदा उसको साइन करेगा वो लिस्ट को, और उसके ऊपर कंपनी का स्टैम्प भी मार सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन केसेस वेयर द स्टेटेड अमाउंट हैज़ नॉट बीन सब्सक्राइब्ड and the sum payable on application received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other period as may be specified by SEBI, the amount received as above shall be returned। मतलब अगर जो कुछ भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो अगर नहीं मिला तो जो कुछ भी अमाउंट आप लोगों ने रिसीव करके रखी है, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का है और आप लोगों के 80% ही शेयर सब्सक्राइब है, तो वो सारी शेयर आपको विद इन 15 डेज रिफंड करना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 90% अगर मिला तो 10% का जुगाड़ कहीं पे भी हो सकता है। 100 रुपये आपको रेज करने थे, आप लोगों को 90 मिले तो वहाँ पे 10 रुपये कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, लोन बोलो, आपकी सेविंग्स बोलो, बट उससे कम हुआ कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट में पैसे लगाना है उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, एंड देन जो कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो पैसे सफिशिएंट नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली आप लोग अगर वो बिजनेस में वहाँ पे जितना पैसा मिला उतना पैसा डालोगे भी कहीं ना कहीं उसके लिए उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा, एंड देन कहीं ना कहीं एक तरीके का वो सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो पैसा रिफंड करना होगा, इसलिए बहुत सारी कंपनी अंडर राइटिंग करती है, मतलब मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है। सो कंपनी अंडरराइट करती है किसी एजेंसी के साथ में कि भैया हमारा अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे साथ अंडरराइट कीजिए, मतलब अंडरराइट कीजिए मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के एक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं जो कुछ भी शेयर्स 90% को फुलफिल करने के लिए बाकी रहेंगे, समझो 60% ही सब्सक्राइब हुए, रहे वाले 30-40% नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वो एजेंसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि रहे वाले 30-40% शेयर्स जो है वो आप लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, अंडरराइट कीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे वो शेयर्स लीजिए ताकि हमारा 90% का जो लिमिट है वो पूरा हो सके एंड हमको पैसा रिफंड ना कर सके और हम हमारे बिजनेस में वो पैसा लगा सके। सो इसे कहा जाता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। अंडर राइटर मतलब वो अंडर राइटर कंसेप्ट, वो अंडर राइटिंग का नाम आया, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसका नाम लिखा जाता था पहले, ठीक है ना। जो कुछ भी अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता था तो कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जो कुछ भी बंदा वो शेयर्स को अंडर राइट करने वाला है उसका नाम लिखा जाता था, तो वो लाइन वो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के नीचे वो बंदे जो कुछ भी बंदा वो शेयर्स लेने की गारंटी दे रहा है उसका नाम लिखा जाता था वो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के नीचे। सो वो नाम डेवलप हो जाएगी अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मतलब अंडर राइटिंग मतलब राइटिंग के नीचे आपका नाम, ठीक है ना। तो अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाएगा, सो ये कुछ मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बोल रहा हूँ ये नाम वाली चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें है कि अगर वहाँ पे आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो सारे पैसे रिफंड कर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। विथ 15% पर एनम, मतलब अगर उसमें कुछ लेट हुआ तो 15% पर एनम के हिसाब से जो कुछ भी है वो अपने को प्रोपोर्शनेट हो गया और वो अपने प्रो रेटा बेसिस पे जो कुछ भी है उसका विथ इंटरेस्ट वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल क्या है, अगर शेयर्स जब आप लोग देते हो, शेयर्स जब आप लोग
अलॉट करते हो तो उसकी जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स द एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द प्रीवियसली unappropriated capital of a company of a certain number of shares to the person who have made application for the shares. It is on allotment that shares come into existence. Following general principles should be observed with regard to the allotment of security. The allotment should be made by proper authority. मतलब जब भी आप लोग शेयर्स वहाँ पे देते हो कहीं ना कहीं बोर्ड रिजोल्यूशन से आप ऑथोराइज होने चाहिए, ठीक, बोर्ड ने आपको ऑथोराइज किया हुआ रहना चाहिए। इट मस्ट बी विद इन रिजनेबल टाइम, मतलब 30 डेज में करना है भाई तो 30 डेज में वो अपना पास थ्री फाइल हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट शैल बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए कि भैया ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही मैं आपको लोगों को शेयर्स दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिस बंदे को आप लोग कर रहे हो उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, नहीं तो उस मालूम चला कि उसको मालूम ही नहीं है उसको शेयर्स दे रहे हो, उसका कंसेंट चाहिए। अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, जिस बंदे ने एप्लीकेशन दिया है उसको ही करना है, मतलब ए दिन किसी को भी नहीं करना है। जो बंदे ने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उससे ही अलॉटमेंट करनी है, किसी को भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अलॉटमेंट शाल नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ को कॉन्ट्रावेशन नहीं करना है। जो कुछ भी आपका कंपनीज एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सेबी है, सकरा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के मद्देनजर रखते हुए करना है, खुद के मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि अलॉटमेंट 30 डेज में करनी है, आप कर रहे हो 1 साल के बाद में, ऐसा नहीं जमेगा भाई, ठीक है ना। उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी एंड फिर वो जो कुछ भी एडजुडिकेशन वगैरह सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, यूनिट ऑफ शेयर्स, अपना यूनिट्स ऑफ अपने म्यूचुअल फंड, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। तो सिक्योरिटीज़ किस किस मोड से इशू की जा सकती है। एक तो आप लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो टू मैक्सिमम 200%, या फिर डिफरेंशियल राइट, जैसे कि मैंने बोला कि डिफरेंट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो बट वोटिंग राइट में या फिर डिविडेंड में डिफरेंस रहता है। मतलब अगर एक शेयर के ऊपर एक वोट है, एक शेयर होल्डर को एक वोट है, सो कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे 10 शेयर्स के ऊपर एक वोट, 10 शेयर होल्डर को मिला के एक वोट, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो कुछ भी है, सो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से एक तरीके से इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। या फिर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर इशू करके उसको रिडीम करना, जो कुछ भी आपके सारे एक तरीके से पूरे प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब कंपनी के जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ है उनको डिस्काउंट में शेयर देना, एक तरीके से उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए, वो टैलेंट आपके कंपनी में रिटेन करने के लिए। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, मतलब वही मैक्सिमम सेक्शन 62 के हिसाब से मैक्सिमम 200 लोगों को एक तरीके से इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। या फिर बोनस इशू, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देना, स्वीट इक्विटी शेयर्स, मतलब कोई बंदे ने आपकी कंपनी के लिए कोई एक तरीके का टेक्निकली कोई अच्छा काम किया है, एक तरीके का नो हाउ, या फिर आपके सक्सेस और ग्रोथ, आपकी कंपनी के सक्सेस में, ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रखा है, या फिर ऐसा कुछ किया है कि जिसका फ़ायदा आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है, आपको कंपनी को मिल सकता है, उस बंदे को स्वीट इक्विटी, स्वीट मतलब पसीना, उसमें जो कुछ भी पसीना आपकी कंपनी में बहाया है उसका एज अ रिजल्ट उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्काउंट में शेयर्स देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद में आता है कंडीशंस अप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज को क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आरओसी के साथ में फाइलिंग करना पड़ेगा। आरओसी के साथ में फाइलिंग कौन था, पास थ्री बोले तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो कुछ भी आरओसी के एमसी के वेबसाइट पे फॉर्म रहता है वो विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट आप लोगों को फाइल करना है। उसके बाद में MGT 14, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रखा है तो आपको बताया कि MGT 14 फॉर्म है। जो कुछ भी स्पेशल रेजोल्यूशन आप लोग पास करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी को बताना पड़ता है कि हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। वो वहाँ पे कैसे बताए, तो MGT 14 पास करके वो स्पेशल रेजोल्यूशन की खबर आप लोगों को वहाँ पे देनी है, ठीक है। स्पेशल हो गया, बोर्ड हो गया, तो MGT 14 भी फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। वही मैंने बोला कि इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बोले तो इक्विटी शेयर्स ही वहाँ पे इशू करना है, बट उसके ऊपर की वोटिंग में, उसके ऊपर के डिविडेंड में कहीं ना कहीं एक तरीके का डिफरेंस रहना। मतलब समझो एक वहाँ पे एक शेयर होल्डर को एक वोट है तो वहाँ पे 10 शेयर होल्डर को मिला के एक वोट देना। एक शेयर के ऊपर समझो 10 रुपये डिविडेंड है तो मिला के 10 शेयर के
ऊपर मिला के 10 रुपये डिविडेंड देना। सो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वोट में डिफरेंस करा, डिविडेंड्स में वहाँ पे डिफरेंस करना, ताकि एक तरीके का कंपनी का जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, कंपनी का जो कुछ भी कंट्रोल है, वो बाहर के लोगों के पास न जाए। फंड तो रेज करने हैं बट कंट्रोल बाहर के लोगों को नहीं देना है, ठीक है ना। कि अपने टाटा ने डीवीआर इशू किए थे, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 70% जो कुछ भी कंपनी का कैपिटल है उसके मैक्सिमम 7 जो कोई भी पेड अप कैपिटल है उसके मैक्सिमम 70% कहीं ना कहीं कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, ठीक है ना। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है, या फिर लिस्टेड कंपनी एज फार एज दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट और कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर रेगुलेशन फ्रेम इन दिस रिगार्ड बाय द सेबी। मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जो कुछ भी सारी है, स्मॉल हो गया वो सारी हो गया, वो कंपनीज डीवीआर इशू कर सकती है, या फिर लिस्टेड कंपनी भी कर सकती है, बट वो सेबी की किसी रेगुलेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्टरी या फिर उसके साथ में कन्फ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उसकी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स करने हैं। सो कहीं ना कहीं रूल 4 के हिसाब से शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 एंड शेयर एंड इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के हिसाब से आप लोग कहीं ना कहीं कर सकते हो। उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑथराइजेशन देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो आर्टिकल्स अल्टर करनी चाहिए। आर्टिकल्स ने आप लोग आर्टिकल्स को अल्टर करना है और उससे वो पावर लेनी है कि आप लोग डीवीआर इशू कर सकते हो। उसके बाद में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग में ऑर्डिनरी 50% मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना है। उसके बाद में लिमिट ऑफ वोटिंग राइट्स नॉट एक्सीडिंग, जैसे कि मैंने बोला कि वोटिंग राइट 74%, मतलब जितने भी आपका कैपिटल है उसका 74% मैक्सिमम आप डीवीआर इशू कर सकते हो। नो डिफॉल्ट, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिविडेंड में, डिपॉजिट में जो कुछ भी आप लोगों ने दे के रखा है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम टू टाइम हर ईयर फाइल होनी चाहिए। जो कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो सारा पे किया हुआ रहना चाहिए। जो कुछ भी डिपॉजिट्स लिए वो सारे पे ऑफ किए हुए रहने चाहिए। कोई भी एक्शन कंपनी के ऊपर नहीं चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए, ठीक है ना। देन जो कुछ भी आपके कन्वर्जन टू इंटू इक्विटी शेयर्स, लोन इंटू इक्विटी शेयर्स थे, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप लोगों की सारी एक तरीके से पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। यही सारी कंडीशंस इसकी है। तो इसका आता है डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ मीटिंग। सो जब आप इस मीटिंग के नोटिस दे दो कि भाई आपको डीवीआर इशू करना है, सो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है कि भैया कंपनी इस सेक्शन के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर डीवीआर इशू कर रही है। कंपनी का उसके पीछे एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड to be with a differential rights, the details of differential right, the percentage of shares with differential right। मतलब कंपनी इतने शेयर डिफरेंशियल राइट के अंडर वहाँ पे लोगों को दे रही है। कंपनी ने ऑलरेडी डीवीआर के जरिए इतने शेयर्स दे के रखे हैं। वहाँ पे कंपनी को ये सेक्शन ऑथराइज करता है। ये मीटिंग में कंपनी एक तरीके की बोर्ड रेजोल्यूशन लेने वाली है। वहाँ पे शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेने वाली कि कंपनी डीवीआर इशू वहाँ पे कर सकती है। ये इशू के बाद में कंपनी की टोटल डीवीआर की परसेंटेज इतना होगा। ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ये उनके नाम है जिनको हम डीवीआर इशू कर रहे हैं। डीवीआर जो कुछ भी है उसका जो कुछ भी वहाँ पे वोटिंग राइट्स है वो वहाँ पे क्या रहेंगे, मतलब वो वोटिंग राइट्स 10 शेयर के ऊपर 1 वोट, या फिर 10 या फिर 20 शेयर्स के ऊपर 1 वोट, या फिर 10 शेयर्स के ऊपर मिला के 10 रुपये डिविडेंड। वो सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किए वाले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक पैराग्राफ के जरिए एक्सप्लेनेशन उसका देना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन एज पर सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद में डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में आपको जो कुछ भी आपका बोर्ड रिपोर्ट ईयरली जाता है, एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। तो उसमें बोर्ड रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एज पर सेक्शन 134 में जो कुछ भी आपका बोर्ड रिपोर्ट जाता है उसमें डीवीआर के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें आपने बोल के रखी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विद डिफरेंशियल राइट, तो डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड, मतलब वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड्स में जो कुछ भी उसके सारी डिटेल्स, मतलब एक शेयर के ऊपर समझो जैसे मैंने बोला कि 10 रुपये डिविडेंड रहता है, कि एक शेयर के ऊपर 10 रुपये डिविडेंड रहता है, एक शेयर के ऊपर 1 वोट रहता है। सो आप लोगों ने डीवीआर में क्या किया कि आप लोगों ने डीवीआर में 10 शेयर के ऊपर आप लोगों का वहाँ पे 10 रुपये डिविडेंड रखा। उसके बाद में 10 शेयर्स के ऊपर 1 वोट रखा। तो वो सारी डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग अब डीवीआर की कितनी है, क्या वो 74% की लिमिट को ब्रीच कर रहा है क्या, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिस्क्लोजर, वो सारे शेयर होल्डर्स के नाम वहाँ पे वहाँ पे अपने को दे के रखने हैं, ठीक है ना।
उसके बाद प्रोसीजर फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का इशू एंड रिडेम्पशन के लिए वहाँ पे क्या प्रोसीजर है। सो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब एज लाइक इक्विटी शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स फंड। वेदर प्रेफरेंस शेयर मतलब उनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है। प्रेफरेंशियल मतलब पहला राइट रहता है इन द एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलने से पहले कहीं ना कहीं उनको पेमेंट मिलता है फॉर द ऑफ द डिविडेंड। एंड जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो जो कुछ भी पैसे शेयर होल्डर्स को मिलते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले उनको मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं एक टाइप का लोन ही है, इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं एक टाइप का लोन ही है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी डिविडेंड मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, जो कुछ भी डिविडेंड मिलता है, जो कुछ भी उनको एक तरीके का वाइंडिंग अप में पैसे मिलते हैं, कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलते हैं। मतलब दो समझो दो भाई है, दो भाई में से छोटे बंदे को प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। तो छोटा बंदा हो गया प्रीफरेंशियल और वरना बड़ा हो गया इक्विटी वाला। तो छोटा बंदा बहुत ही रोता रहता है, ठीक है ना। तो उसको कहीं ना कहीं पहले ही सारी चीज़ें दे के रखे, मतलब जो कुछ भी भाइयों के लिए चीज़ें लाई जाती है तो कहीं ना कहीं पहले छोटे को दी जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का कुछ है। मतलब जब कंपनी वहाँ पे अपने प्रेफरेंशियल इशू करती है एंड उनको रिडीम करती है, लोग देख सकते हो कि प्रेफरेंशियल के अलग अलग टाइप्स है। अपना कन्वर्टिबल, मतलब वो बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद में नॉन कन्वर्टिबल, उसके बाद में रिडीमेबल, मतलब कुछ टाइम पे अपने वो शेयर्स रिडीम हो गए और उसके पैसे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। इरिडीमेबल, उसके बाद में पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, उसके बाद में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वो सारी चीज़ें। तो प्रेफरेंशियल्स इशू करना है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल्स ने ऑथोराइज किया वाला रहना चाहिए, नहीं तो आर्टिकल्स अल्टर करनी पड़ेगी, उसमें चेंज लाना पड़ेगा बाय फाइलिंग फॉर्म NGT 14, ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नो डिफॉल्ट इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स ऑलरेडी इशू। जो कुछ भी आपने ऑलरेडी प्रेफरेंशियल इशू करके रखे उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो टाइम पे टाइम रिडीम होने चाहिए उन शेयर होल्डर्स को। आप लोगों ने अगर बोला है कि 10 ईयर्स में ये शेयर होल्डर वहाँ पे उनके ये शेयर होल्डर्स ये प्रेफरेंशियल वहाँ पे रिडीम होंगे तो वो 10 ईयर में होने चाहिए, ठीक है ना। उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे रेजोल्यूशन फॉर इशूइंग प्रेफरेंशियल, वहाँ पे कंटेंट्स ऑल द रिलेवेंट पर्टिकुलर्स आर मेंशन अप टू, मतलब इशू मतलब प्रेफरेंशियल इशू करने के लिए जो सारी चीज़ें, जो सारे वहाँ पे रेजोल्यूशन, जो सारे एक तरीके से पूरे रिलेवेंट सारे पर्टिकुलर्स देके आपको वहाँ पे देने पड़ते, वो सारी चीज़ें दे वाली रहनी चाहिए। उसके बाद में इशू ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, देन जनरल मीटिंग की नोटिस वहाँ पे आपको इशू करनी है, ठीक है। उसके में स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड हो, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस बोर्ड मीटिंग, मतलब आपकी समझो मीटिंग है फ्राइडे को, तो 2 वर्किंग डेज मतलब आपका थर्सडे और वेंसडे में, तो आपको वेंसडे तक स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कि भैया मैं प्रेफरेंशियल इशू कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वहाँ पे MGT 14 आपको फाइल कर देना है। उसके बाद में अगर आपकी 1% कंपनी है, फॉर द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग इट शैल बी सफिशिएंट इफ द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी एंड एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। मतलब अगर आपकी 1% कंपनी है, 1% कंपनी मतलब एक ही डायरेक्टर होगा और एक ही मेंबर होगा, तो वो क्या ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या कि 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना। अगर एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है, तो वो अगर अप्रूव कर रहा है तो 100% मेजोरिटी होगी ना भाई। बट उसने उस चीज़ को मिनट्स बुक में, कंपनी के जो कुछ भी मिनट्स बनते हैं तो वो मिनट्स बुक में उसमें उसको एक तरीके से वहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो माना जाएगा कि उसने कंपनी को सारी चीज़ें कम्युनिकेट वहाँ पे कर दी। सो उसके बाद में उसका पास 3 जो है वो फाइल करना है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर जो कुछ भी आप अलॉट करते हो उसके लिए पास 3 फाइल करना रहता है, ठीक है ना। विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज 15 डेज जो कुछ भी फाइल रिडम्पशन। अगर आपको शेयर्स को रिडीम करने हैं सो वहाँ पे कहीं ना कहीं SH4 अलॉन्ग विद द अल्टर्ड MOA, ठीक है ना। अल्टर्ड MOA मतलब समझो पहले आपका कंपनी का कैपिटल था 1 लाख रुपये, उसमें कि 20,000 रुपये थे अपने प्रेफरेंस शेयर्स, 80,000 थे। 80,000 का जो था वो अपना इक्विटी शेयर्स था। अभी 20,000 के जो कोई भी प्रेफरेंस शेयर है वो आप लोग रिडीम कर रहे हो, मतलब अभी 20,000 से कैपिटल कम होगा, ठीक है ना, 80,000 होगा। सो कहीं ना कहीं MOA भी अल्टर करना पड़ेगा। MOA अल्टर करके उसको 80,000 करना पड़ेगा, उसका MGT 14 जाएगा, वो MGT 14 जाके वो 80,000 होगा एंड देन SH7 जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। MGT 14 SH7 तो वो अल्टर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसका एक प्रैक्टिकल काम कैसे चलता है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा, ठीक है ना।
फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्दर मतलब समझो कंपनी ने सबसे पहले आईपीओ लाया, उसके बाद में फिर से कंपनी को फंड रेज करना है, तो कंपनी एफपीओ ला सकती है, तो उसके बाद में राइट इशू ला सकती है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे सकती है, ईएसओएस एम्प्लॉय को कम दाम में दे सकती है, इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स कर सकती है 60:1 के अंडर, who at the date of offer holders of equity shares of the company in proportion to the paid up share capital of the shares, मतलब जो कुछ भी बंदे वो रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको एज प्रोपोर्शनेटली शेयर्स दिए जाएंगे 60 बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर। उसके बाद में 62(1)(b एम्प्लॉयज़ को ईएसओएस के अंडर वहाँ पे शेयर्स दिए जाएंगे। 64(1)(c क्या बोलता है, 62(1)(c क्या बोलता है, इफ़ ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इफ़ नॉट कवर्ड इन ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, मतलब ए और बी में अगर आप लोग वहाँ पे कवर रही हो तो वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से जो कोई भी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन आएगा, जो कोई भी वैल्यू आएगी इसके हिसाब से आप लोगों को शेयर्स वहाँ पे दिए जाएंगे, मतलब राइट इशू के, ईएसओएस के, प्रेफरेंशियल इशू के हिसाब से कहीं ना कहीं सेक्शन 62 बोलता है कि आप लोगों को शेयर्स फर्दर कैपिटल में इशू किए जा सकते हैं। सो ईएसओएस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय को कम दाम में शेयर्स देना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी से भी काम चलेगा। वेस्ट मतलब एक होता है ग्रांट, एक होता है वेस्ट, एक होता है एक्सरसाइज, मतलब अब कंपनी समझो मैं हूँ ए प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ, और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही वर्क करता है, ठीक है ना। तो मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को जो कुछ भी 100 एम्प्लॉयज़ थे उनको शेयर्स ईएसओएस में वहाँ पे डिस्काउंट पे ग्रांट किए, ठीक है ना, आज ग्रांट किए। अभी 1 साल वो शेयर उनको वेस्ट रहेंगे मतलब एक तरीके का पूरा कूलिंग पीरियड है या फिर वेटिंग पीरियड है। 1 साल वो शेयर सारे उनको वेस्ट रहेंगे, उनको वहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है वो शेयर ये सारे लोगों को मैं इतने डिस्काउंट पे दूंगा, बट वो 1 साल उनको वेस्ट रहेंगे, मतलब 1 साल वो शेयर्स वो ले नहीं सकते, उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। 1 साल के बाद में जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा उसके बाद में उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज मतलब वो शेयर्स ले सकते हैं बाय पेइंग द प्राइस, ठीक है ना। तो ये होगा एक्सरसाइज। वेस्ट मतलब एक तरीके का वेटिंग पीरियड बोलो या फिर एक तरीके का पूरा कूलिंग पीरियड बोलो, उनके नाम पे वो शेयर्स हैं, ठीक है ना, मतलब उनको वो शेयर डिक्लेयर हुए हैं, तो 1 ईयर का वहाँ पे वेस्टिंग पीरियड रहता है। तो शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, जो कोई भी ईएसओएस हो वो ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे, वो प्लेज नहीं, उसको प्लेज किए नहीं सकते, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, उसको हाइपोथिकेट नहीं कर सकते। नो पर्सन अदर दैन एम्प्लॉयज़ टू हुम ऑप्शन वॉज ग्रांटेड शैल बी इंटाइटल्ड राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, ऑप्शन ग्रांट किया है, तो वही लोग उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब वही लोग उसको वहाँ पे ले सकते हैं, उनके बिहाफ से कोई और बंदा नहीं ले सकता। मतलब अगर समझो कोई बंदे की उसकी अगर कुछ वहाँ पे यहाँ पे देखे रखा है कि उसकी अगर डेथ हो गई एक्सरसाइज करने से पहले, वेस्ट विथ नॉमिनीज, सो वो नॉमिनीज के लिए वेस्ट होंगे, ठीक है ना, मतलब वो नॉमिनीज के नाम पे, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को मैंने ग्रांट किए और वो वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का था, उसी में उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल हेयर या फिर जो कुछ भी उसका नॉमिनी था वो शेयर उनके नाम पे चले जाएंगे। इन केस ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी, मतलब वो बंदा परमानेंट इनकैपेसिटी में चला गया तो वो बंदे को उसी डे पे वो शेयर वहाँ पे वो शेयर सारे वहाँ पे एक तरीके से वेस्ट होंगे और वो उसी डे पे वो सारे शेयर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, उसने वहाँ पर सारे अपने कंपनी वहाँ पे छोड़ दी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नॉट वेस्टेड शैल बी एक्सपायर, जो कुछ भी ऑप्शन उसको वेस्ट नहीं होते वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ का वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा SS6 में, ईएसओएस में, उसमें कि फॉर लिस्टेड कंपनीज इशू इन अकॉर्डिंग विद सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से इसको मेंटेन करना होगा। एंड 5 फॉर्म MGT 14 एंड पास 3, अब जब शेयर्स आप लोग इशू करोगे MGT 14 जो कुछ भी आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो उसके लिए MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। एंड जब शेयर्स कहीं ना कहीं आप लोग अलॉट कर रहे हो तो जब भी शेयर्स अलॉट होते कहीं ना कहीं पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एज पर सेक्शन 39 आप लोगों को फाइल करना है विदिन 30 डेज। वही है इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस बट डज नॉट इंक्लूड राइट टू इशू और बोनस इशू, मतलब एक पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को मैक्सिमम 200 लोगों को शेयर्स इशू करना इक्विटी और प्रेफरेंस, बट डज नॉट इंक्लूड राइट टू इशू और बोनस इशू, ये नहीं है एज पर सेक्शन 62(1)(c) के हिसाब से, ठीक है ना। सो इसकी कंडीशन क्या है, AOA ने ऑथोराइज करके रखना चाहिए विदिन 12 मंथ्स, ये सारी प्रोसीजर इशू से अलॉटमेंट तक कंप्लीट होनी चाहिए। जो कुछ भी शेयर्स इशू किए वो कैश में या फिर कंसिडरेशन
अदर देन कैश, मतलब समझो एक शेयर था 10 रुपये का, आप लोगों ने 10 लोगों को, एक शेयर था 10 रुपये का, 10 शेयर वहाँ पे किए इशू, मतलब हो गए 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ आप वो सामने वाले बंदे से कैश में ले सकते हो, चेक में ले सकते हो, या फिर किसी फॉर्म में, मतलब 100 रुपये की उसने और चीज़ दे दी, समझो कोई प्रॉपर्टी दे दी, या फिर जो कुछ भी है उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। और जब कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, सो कहीं ना कहीं प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय द वैल्यूअर, तो वैल्यूअर से कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट कराना पड़ेगा कि उसकी प्राइस कितनी है, जो कुछ भी आप लोग तरीके का पूरा कंसिडरेशन दे रहे हो। सो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ तो उसके बदले में आप लोग मुझे कुछ दे रहे हो, तो कंसिडरेशन जो कुछ भी समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। सो वेदर द वेयर प्रिफरेंशियल ऑफर ऑफ शेयर्स is made for non-cash consideration, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company, ठीक है ना। तो नॉन कैश कंसिडरेशन समझो, अगर आप लोगों ने वहाँ पे कैश नहीं दिया तो नॉन कैश कंसिडरेशन जो कुछ भी आप लोगों ने वहाँ पे दिया, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिप्रिशिएबल अमोर्टाइजेबल असेट। सो अगर वो कोई असेट है तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट में जाएगी, अगर वैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंस करके P&L में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। सो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक मेथड है, ठीक है ना। अगर जो कुछ भी नॉन कैश कंसिडरेशन है, अगर एक तरीके की वो डिप्रिसिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि सारे एसेट बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर वो नहीं है, मतलब क्लॉज 1 एप्लीकेबल, वो जो कुछ भी नॉन कैश कंसिडरेशन था वो एसेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस करके एक तरीके से बुक कर देंगे। उसके बाद में बोनस शेयर मतलब जो कुछ भी सारे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन लोगों को शेयर्स इशू करना फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कि अपन लोग इसमें से पीछे पड़ा, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ वहाँ पे अपना बोनस इशू, आर्टिकल्स ने ऑथोराइज किया होना रहना चाहिए, उसके सारे बेनिफिट्स क्या है, जो कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स था, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करके वहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं एक तरीके का वहाँ पे सारा बोनस इशू कर सकती है। फंड फ्लो इज़ नॉट अफेक्टेड एडवर्सली, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स कम्स डाउन टू द नॉमिनल वैल्यू बाय इशूइंग वहाँ पे बोनस शेयर्स। समझो पहले कंपनी का कैपिटल था 1 लाख रुपीज़ और वहाँ पे कंपनी के शेयर्स थे 10,000, मतलब 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था, वो कैपिटल हो गया 1 लाख रुपये। अभी कंपनी ने क्या किया, ये सारे 10,000 जो शेयर्स है, कंपनी ने बोला कि 1:1 के रेशो में, मतलब एक शेयर होल्डर को एक, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको और एक शेयर मिलेगा, 1:1 रेशो में अपन बोनस इशू करते हैं। मतलब वो सारे 10,000 शेयर होल्डर्स को हर 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए, मतलब अभी शेयर्स हो गए 10,000, वो सारे पहले के शेयर्स थे और 10,000 सारे लोगों को कंपनी ने वहाँ पे इशू कर दिए, ठीक है ना। मतलब अभी कंपनी के शेयर्स हो गए 20,000, ठीक है ना, 20,000 अभी कंपनी के शेयर्स हो गए। बट वो जो एडिशनली 10,000 जो शेयर्स अभी वहाँ पे कंपनी के इशू है, वो लोगों ने कंपनी को प्राइस नहीं दिया, ठीक है ना, वो लोगों ने कंपनी को प्राइस नहीं दिया है, प्राइस तो ठीक है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गए। सो जो कुछ भी कंपनी का कैपिटल था, ठीक है ना, 1 लाख रुपए कैपिटल था, सॉरी 1 लाख रुपए कंपनी का वहाँ पे कैपिटल था। सो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय पहले 10,000 था, क्योंकि पहले 10,000 शेयर्स थे, अभी 1 लाख रुपए। सो EPS पहले आया था वहाँ पे अपना 10 रुपीज़, ठीक है, वहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 था, अभी 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 होगा, क्योंकि 10,000 और शेयर्स अलर्ट हुए, ठीक है ना, 10,000 और शेयर्स अलर्ट हुए, तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्राइस जो पहले 10 रुपये पर शेयर आता था वो कहीं ना कहीं अभी कम आएगा, क्योंकि बोनस इशू हुआ है भाई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बोनस इशू हुआ है तो एक तरीके का कंपनी के प्राइस में वहाँ पे डिफरेंशिएट आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर शेयर्स होल्डिंग इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर होल्डिंग में इंक्रीज होगा, मतलब जो बंदा पहले एक शेयर होल्ड करता था उसे अभी और एक शेयर मिल गया, मतलब वो बंदा अभी कहीं ना कहीं 2 शेयर होल्ड करता है। माना कि उसकी पहले एक शेयर की प्राइस 10 थी, अभी वो प्राइस कम हो गई है, अभी वो समझो हो गए 8 रुपीज़, तो भी उसके पास अभी 2 शेयर्स है, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं 8 और 8 रुपीज़, मतलब 16 रुपीज़, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा शेयर्स में है, उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ी। उसका भी बोनस शेयर इज़ नॉट एन इनकम, कहीं ना कहीं इनकम नहीं है और ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है ना।
सोर्सेस ऑफ बोनस इशू कहाँ से किया है? जैसा जो कुछ भी फ्री रिजर्व्स है, रिजर्व्स है सब प्लस जो कुछ भी कंपनी के बैलेंस शीट में दिखता है वो सारे वहाँ पे रिजर्व्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं कंपनी बोनस इशू कर सकती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकती है। हम लोगों ने देखा था CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल जो कुछ भी कंपनी का शेयर कैपिटल है उसको रिडीम करने के लिए जो कुछ भी रिजर्व रखा जाता है उसमें से भी बोनस शेयर के लिए यूज़ किया जाता है फंड। AOA ने ऑथराइज करके रखना चाहिए। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो कुछ भी आपके है सैलरी वगैरह, जो कुछ भी डिपॉजिट्स के वगैरह, जो कुछ भी डिविडेंड वगैरह देना है उसमें कुछ भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। MGT 14 फाइल करना है, पास 3 फाइल करना है विदिन 30 days एंड 15 days। ठीक है, वही सारी चीज़ें। स्वीट इक्विटी शेयर्स बोले तो क्या है? स्वीट इक्विटी बोले तो पसीना, मतलब जो कुछ भी बंदे ने टेक्निकल नो हो, कोई कंपनी को फ़ायदा दिलाया है, कोई एक तरीके का इनोवेशन कंपनी में किया है जिसका कि बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है और आगे फ्यूचर में मिल सकता है, सो वो बंदे को कंपनी एक तरीके का डिस्काउंट में शेयर्स देती है सेक्शन 54 के हिसाब से स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, मतलब उसके डायरेक्टर्स और उसके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे वो शेयर्स देती है, भले ही वो डायरेक्टर होल टाइम हो या फिर ना हो। ठीक है ना, एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब वहाँ पे डिस्काउंट पे देती है या फिर कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर देयर नो हो और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाट योर नेम कॉल, मतलब जो कुछ भी वैल्यू एडिशन उसने कंपनी में किया है उसके लिए उसको शेयर्स एट द डिस्काउंट उसको मिलेंगे। और एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में कौन आता है? परमानेंट एम्प्लॉय, वो इंडिया में काम करता होगा या कंपनी की किसी इंटरनेशनल वहाँ पे ब्रांच पे काम करता होगा, सब्सिडरी में काम करता होगा। डायरेक्टर ऑफ कंपनी, फुल टाइम डायरेक्टर हो नहीं हो, जो कुछ भी अगर डायरेक्टर है तो भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफ द सब्सिडरी एंड होल्डिंग, मतलब वो कंपनी का सब्सिडरी का एम्प्लॉय एंड ना होल्डिंग का एम्प्लॉय, उससे भी स्वीट इक्विटी मिलेंगे। मतलब जिसने भी वैल्यू एडिशन कंपनी में किया है, जिसका भी बेनिफिट कंपनी को आने वाले समय में मिल सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं स्वीट इक्विटी शेयर्स वहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद में उसकी कंडीशंस क्या है? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा भाई। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मेंबर्स का रेजोल्यूशन। बोर्ड में खाली बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया वाला बोर्ड रेजोल्यूशन। मेंबर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो पास होता है, एक तो होता है ऑर्डिनरी, एक तो होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी बोले तो विथ 50% ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल बोले तो 3/4 मतलब 75% ऑफ मेजोरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन में वहाँ पे वो सारे SR में क्या बोल के रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो आप लोग स्वीट इक्विटी के जरिए इशू करने वाले हो, किन लोगों को करने वाले हो इशू, क्यों करने वाले हो, कौन से प्राइस पे करने वाले हो, डेट ऑफ इशू क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखे रखनी है। सेबी के सारे रेगुलेशंस के हैं क्या, अगर आप वहाँ पे लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी का स्वीट इक्विटी रेगुलेशंस फॉलो किया है क्या, वहाँ पे कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है क्या। जो कुछ भी स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आपका 12 मंथ्स तक वहाँ पे वैलिड रहेगा, 3 years का लॉक इन पीरियड रहेगा। लिमिटेशन ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, आप लोग 50% इन अ ईयर, मतलब एक ईयर में मैक्सिमम 50% जो है कंपनी का शेयर कैपिटल का, उसका 50% ही आप लोग स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। एंड और 25% एट एनी टाइम और 5 year और 5 crore विच एवर इज है, मतलब मैक्सिमम 25% ऑफ द शेयर कैपिटल कंपनी का जो कुछ भी आपका वहाँ पे आपका पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% और 5 crore, मतलब समझो कंपनी का 25%, कंपनी के पेड अप कैपिटल का 25% आता है वहाँ पे 1 crore, और यहाँ पे बोला है 5 crore विच एवर हायर। सो 1 crore और 5 crore में क्या है हायर, समझो अपना 5 crore है। सो मैक्सिमम 5 crore का ही कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं, और एक ईयर में मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। दो चीज़ें डिफरेंट है। एक ईयर में कंपनी के कैपिटल का वहाँ पे पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 15%, समझो वहाँ पे पेड अप कैपिटल है कंपनी का 1 crore, एक करोड़ के 15%, मैक्सिमम 15 लाख के एक ईयर में कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स ला सकती है। वहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। देन बोला गया है कि वहाँ पे 25% एट एनी टाइम, मतलब 25% की मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। एक ईयर की लिमिट 15% है। अगर कैपिटल वहाँ पे पेड अप कैपिटल वहाँ पे आपका 1 लाख है तो 1 लाख के 15% इन ईयर, मतलब एक ईयर में 15 लाख से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग स्वीट इक्विटी इशू नहीं कर सकते। एंड 25%, 1 करोड़ के 25% हो गया 25 लाख रुपये, और 5 करोड़ रुपीज़, उसमें से विच एवर इज हायर देखना है। तो 25 लाख
और 5 करोड़, इसमें हायर क्या है तो अपना 5 करोड़ है, तो मैक्सिमम 5 करोड़ हो गया। तो मैक्सिमम 5 करोड़ के ऊपर जो है वो आपका स्वीट इक्विटी का नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 5 करोड़ का आप स्वीट इक्विटी कर सकते हो और एक ईयर में मैक्सिमम 15 लाख का कर सकते हो, ठीक है ना। सो 5 करोड़ की एक तरीके की लिमिट है, ठीक है ना। 5 करोड़ का लिमिट को आप लोग ब्रीच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। वही सारी चीज़ें जब ये नॉन कैश कंसिडरेशन पे इशू होता है, जब डिस्काउंट पे शेयर फॉर द पर्पज ऑफ जो कुछ भी वैल्यू एडिशन आप लोगों ने किया है, वो सारे डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को सीट इक्विटी दिया जाता है। अगर उन लोगों ने कैश न पे किए हुए कुछ भी नॉन कैश कंसिडरेशन कंपनी को दिया, उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट लिया, उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है एंड वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्वीट इक्विटी वहाँ पे अगर वो डिप्रिसिएबल असेट है तो वो वहाँ पे बैलेंस शीट में जाएगा, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस बोल के वहाँ पे P&L में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड देन वही सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें बोल के रखिए। उसका बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाना चाहिए वहाँ पे कंपनी ने। बोर्ड रिपोर्ट मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो सारी चीज़ें करी, कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ है क्या, कंपनी में कुछ डायरेक्टर अपॉइंट हुए क्या, कंपनी ने कितना इनकम कमाया, कंपनी में कुछ वेब लिंक है क्या, कंपनी में कुछ ऑडिटर में चेंज हुआ है क्या, जो कुछ भी कंपनी में कुछ सारी कमिटीज़ बनी है क्या, जो कुछ भी कंपनी में होता है वो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी वो एनुअल फाइलिंग के टाइम पे वहाँ पे जाता है, ठीक है। और उसका एक मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, वही सारी चीज़ें। उसके बाद में आता है अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल, बाय बैक एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन कराना मतलब पहले 1 लाख का कैपिटल था, उसे बढ़ा के अभी 2 लाख का कर देना, मतलब कैपिटल को बढ़ा दिया, अल्ट्रेशन कर दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, MOA को अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि MOA के आप लोगों को बताइए उसमें क्लॉज होता है शेयर कैपिटल क्लॉज, और शेयर कैपिटल क्लॉज में कंपनी का कैपिटल कितना है वो दिए वाला रहता है। अगर उसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसको अल्टर करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में बाय बैक, अपना सारा रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल में कम करना है, सो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। अभी जैसे मैंने बोला कि 1 लाख का 2 लाख करना है। उसके बाद में कंसोलिडेशन एंड अपना डिवीजन ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देना है। उसके बाद में शेयर्स को स्टॉक में वहाँ पे कन्वर्ट कराना है। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ शेयर को सब डिवीजन करना है। उसके बाद में उसका कैंसिलेशन करना है, तो उसके लिए फॉर्म SS7 आप लोगों को फाइल करना पड़ेगा। बाय फाइलिंग सबसे पहले MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, जो कुछ भी स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए आप लोग वहाँ पे पास करोगे उसके लिए, एंड देन SS7 से ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय बैक करना मतलब शेयर्स कंपनी ने जो कुछ भी शेयर्स कंपनी इशू करते वो फिर से कंपनी ने बाय बैक कर ले, वो सारे शेयर्स कंपनी ने फिर से परचेज करता है। कंपनी ने वो सारे शेयर जो कुछ भी इशू किए हुए थे शेयर होल्डर्स को, वो फिर से कंपनी ने ही बाय कर लेना, मतलब बाय बैक। कंपनी ने फिर से बाय कर दिया, बाय बैक मतलब फिर से बैक कंपनी ने वहाँ पे वो सारे शेयर्स बाय कर दिए, मतलब बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। सो आप लोगों को वहाँ पे सेक्शन 68 टू सेक्शन 70 एंड रूल 17 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014 यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। फॉर लिस्टेड कंपनी से भी रेगुलेशंस आप लोगों को फॉलो करने हैं, एंड जो कुछ भी बायबैक होता है उसके लिए जो कुछ भी प्राइस आप लोगों को पे करनी है शेयर होल्डर्स को, सो कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व में जो कुछ भी वहाँ पे आपका पैसा है उसे यूज़ करके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ओन फंड्स ओन शेयर्स परचेस करने के लिए आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बायबैक ओन शेयर्स मतलब खुद के शेयर्स कंपनी वहाँ पे बायबैक कर रही है। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वहाँ पे प्रोसीड्स मतलब कैश, जो कोई भी शेयर्स इशू करके जो कुछ भी कंपनी के बाद में सारे फंड्स कंपनी ने वहाँ पे रेज किए, जो कुछ भी सिक्योरिटी चाहिए, इक्विटी प्रेफरेंस हो गया, वो उससे जो कुछ भी पैसा कंपनी को वहाँ पे मिला है वो सारे पैसे भी कंपनी बायबैक के लिए कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को वहाँ पे करना पड़ेगा ना भाई। उनके शेयर्स आप लोग वहाँ पे फिर से कंपनी ले रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को वो सारे शेयर्स लेने हैं और कहीं ना कहीं वो सारे पैसे वापस वो शेयर होल्डर्स को देने हैं, जो कुछ भी प्राइस डिसाइड होगा वो, ठीक है ना। सो व्हाट आर फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट एज सच रिजर्व व्हिच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर available for distribution of dividend. Further, it has been provided that following shall not be treated as free reserve. ठीक है ना, मतलब जो कुछ भी पैसा कंपनी का डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए एक कंपनी के पास है उसे अपन फ्री रिजर्व बोलेंगे। फॉलोइंग जो कुछ भी चीज़ है उसे फ्री रिजर्व के डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, मतलब असेट का रिवैल्यूएशन करके जो कुछ भी वहाँ पे एक तरीके का सारा
पूरा डिफरेंस बोलो या फिर अनरियलाइज गेंस जो कुछ भी वो सारी चीज़ें अपने फ्री रिजर्व्स में वहाँ पे नहीं आएगी. वेदर शोन एज अ रिजर्व और otherwise or any change in carrying amount of an asset or liability recognized in the equity including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability of fair value shall not be treated as free reserve. मतलब यहाँ पे बोल के रखा है कि जो कुछ भी असेट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी है, जो कुछ भी सरप्लस इन प्रॉफिट है एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द असेट, जो कुछ भी लॉस है असेट को मेजर करते टाइम जो मतलब वहाँ पे जो कुछ भी असेट को मेजर करते टाइम जो कुछ भी लॉस है या फिर उसकी फेयर वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम और द लाइबिलिटी एट द फेयर वैल्यू शॉल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व. मतलब जो कुछ भी लाइबिलिटी है, जो कुछ भी सरप्लस है प्रॉफिट में असेट को मेजर करते हुए जो कुछ भी लॉस दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को, वो सारे डिफरेंसेस को, वो सारे अनरियलाइज गेन्स को, नोशनल गेन्स को कहीं ना कहीं रिवैल्यू असेट का जो रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन करते टाइम जो कुछ भी एक तरीके का पूरा डिफरेंस आया उसे भी फ्री रिजर्व्स कंसिडर नहीं किया जाएगा. ये सारी चीज़ उसके बाद कंडीशंस फॉर बायबैक. सबसे पहले तो एओए का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा. उसके बाद अप्रूवल, अपना 10% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड अगर आपको 10% ऑफ आपका पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का मिला के आपको बायबैक करना है. समझो आपका कैपिटल है आपका 1 लाख का, सो आपका 1 लाख के 10% मतलब 10,000, मतलब 10,000 का अगर आपको बायबैक करना है तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा. पर अगर 10 to 25% करना है तो कहीं ना कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. सो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 1 होना चाहिए. मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 2:1. मतलब डेट आपके अगर समझो 200 है तो कहीं ना कहीं 100 रुपये के आपके पास में इक्विटी होनी चाहिए. मतलब 200 रुपये का लोन है तो 100 रुपये का ओन फंड्स होना चाहिए. 2:1. मतलब समझो डेट वहाँ पे 2 रुपीज़ का है तो इक्विटी 1 रुपीज़ का होना चाहिए. मतलब जितना इक्विटी है उसका डबल डेट हुआ तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए सारे. मतलब टाइम गैप 1 ईयर का होना चाहिए. उसके बाद उसके मेथड्स क्या है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे प्रोपोर्शनेट प्रो रेटा बेसिस पे आप लोग जो है वो सारे बायबैक कर सकते हो. ओपन मार्केट से कर सकते हो. उसके बाद में बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी परसेंट टू स्कीम ऑफ स्वीट इक्विटी और ESOS. मतलब ESOS और स्वीट इक्विटी के बीच में जो कुछ भी शेयर होल्डर्स को आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए थे उनसे भी आप लोग वहाँ पे बायबैक कर सकते हो. एक्सटिंग्विश ऑफ शेयर, मतलब जो कुछ भी शेयर एक्सटिंग्विश मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देना. जो कुछ भी शेयर वहाँ पे बायबैक किए वो सारे शेयर सर्टिफिकेट्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना. उसका रजिस्टर ऑफ बायबैक SS10 में मेंटेन करना है. ठीक है ना. फाइलिंग विथ ROC. SS9 मतलब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. मतलब जो कुछ भी आप लोग वहाँ पे बायबैक करते हो तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन MGT14 फाइल करना रहता है. देन उसके बाद में SS9 फाइल करना रहता है. SS9 में MGT14 का जो भी SRN रहता है, SRN बोलो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो रहता है वो उसमें डालना रहता है. एंड डिक्लेयर करना रहता है कि भाई हम सॉल्वेंट है, हमारे पास हमारी एबिलिटी है कि हम लोग बायबैक कर सके और वो सारे पैसे शेयर होल्डर्स को दे सके. डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी फाइल करना है. उसके बाद में लेटर ऑफ ऑफर SH8 फाइल करके रखना है. ऑफर देना है सब लोगों को, वो ऑफर लोग एक्सेप्ट करेंगे. देन उसके बाद में SH11 रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करना है. देन SH15 में फॉर्मेट में रजिस्टर ऑफ बायबैक वो सारा मेंटेन करके रखना है. ठीक है ना. एंड देन अपना कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर्स एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट. ठीक है ना. इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके उस बैंक अकाउंट के जरिए सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देना. ठीक है ना. अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर, जो कोई भी सेविंग वगैरह बोल के रखे. उसके बाद में ट्रांसफर टू एन एप्लीकेशन टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है ना. CRR अकाउंट को एक तरीके का फंड ट्रांसफर कर देना. व्हेन कंपनी परचेज इट ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है ना. मतलब अपना बायबैक सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द CRR अकाउंट एंड डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट. The capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to a member, so the company has fully paid up bonus shares. मतलब जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स वहाँ पे परचेज करती है, सो नॉमिनल वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू समझो 10 है और कंपनी ने वहाँ पे 10 शेयर्स वहाँ पे एक तरीके से वापस परचेज करे, बायबैक करे. सो 10 × 10, सो 100 रुपीज़ उसको CRR में वहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके रखने हैं. ठीक है ना.
एंड शैल बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, मतलब उसका जो कुछ भी सारा डिस्क्लोजर है वो फंड ट्रांसफर का वो अपने बैलेंस शीट में दिए वाला रहना चाहिए, ठीक है ना। सर्कमस्टेंसेस प्रोहिबिटिंग बायबैक, मतलब बायबैक कब नहीं कर सकते, ठीक है ना, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इफ अ डिफॉल्ट, मतलब कंपनी अपनी किसी भी सबसे यहाँ पे देखे रखा है, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेस इट ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडरी कंपनी, मतलब अपने खुद के शेयर अपनी सब्सिडरी या अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए वहाँ पे बायबैक नहीं कर सकती। एंड कंपनी में कोई भी डिविडेंड में, डिपॉजिट में, डिक्लेयर में, फाइनेंशियल्स में डिफॉल्ट नहीं किया हुआ रहना चाहिए, तो ही कंपनी वहाँ पे एक तरीके की बायबैक कर सकती है, ठीक है ना। वाई द कंपनी चूज बायबैक, कंपनी फॉलोइंग शेयर्स आर बायबैक, इट इज़ अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल वहाँ पे रिड्यूस होता है। समझो 1 लाख का कैपिटल था कंपनी ने, 20,000 का बायबैक कर लिया, सो अभी कैपिटल हो गया 80,000 का, जो 20,000 का बायबैक कर लिया, तो जो कुछ भी 2,000 शेयर्स थे उसको कंपनी डिस्ट्रॉय कर देगी, वो शेयर सर्टिफिकेट वहाँ पे विद इन 7 डेज वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑफर। तो कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन होगा। इम्प्रूव द रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन होगा। अभी 80,000 है वहाँ पे अपना कैपिटल, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कहीं ना कहीं कम हो गए, सो कहीं ना कहीं EPS सो कहीं ना कहीं कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, सो कहीं ना कहीं एक तरीके का अर्निंग पर शेयर कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ेगा। वही है, शेयर होल्डर को जो कुछ भी सरप्लस कैश कंपनी के पास था कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और जो कुछ भी शेयर होल्डर्स को शेयर बेचने थे वो एक अच्छी प्राइस पे वो शेयर बेच पाएगा और एग्जिट वहाँ पे ले पाएंगे। सो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। The need of reducing share capital may arise in various circumstances such as follows: returning surplus cash, जो कुछ भी कंपनी के पास सरप्लस कैश है वो शेयर होल्डर को वापस कर देने का। Eliminating losses which may be preventing the payment of dividend, ठीक है ना, लॉसेस को इलिमिनेट कर देना, मतलब which may be preventing payment of dividends, मतलब जो भी डिविडेंड को पेमेंट को प्रिवेंट कर रहे थे वो लॉसेस को इलिमिनेट कर देने का। एज अ पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सिंप्लीफाई कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, जैसे कि आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी रहता है, ओन कैपिटल, डेट रहता है, मतलब 2 लाख का अगर समझो आपका कैपिटल है उसमें 1 लाख का इक्विटी है और 1 लाख का डेट है, मतलब ये 2 लाख का पूरा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया आपका, जिसमें कि 1 लाख का इक्विटी है, 1 लाख का डेट है, मतलब 50-50% है। जो उसको सिंप्लीफाई करने के, जब आप मर्जर अमलगमेशन करते हो तो कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो कैपिटल को एक तरीके का समझो डेट कैपिटल आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे किया जा सकता है। व्हेन कंपनी इज मेकिंग लॉसेस द फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल विल राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट और विल मेक अ बैलेंस शीट लुक हेल्दी, मतलब जब भी कंपनी में लॉसेस होते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन जो कुछ भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाती है। इन ऑर्डर टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल विल राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट, मतलब जो कुछ भी पोर्शन ऑलरेडी लॉस है, मतलब जो कुछ भी ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स एक तरीके का जिन लोगों ने कंपनी को पे नहीं किया है कहीं ना कहीं उन लोगों को निकाल देना, उन लोगों के शेयर्स वहाँ पे कम कर देना, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी एक्टिव शेयर होल्डर्स है वही कंपनी में रहेंगे। उसकी कंडीशंस क्या है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, MDT 14 लगेगा, ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन लगेगा, एक्टिंग्विश रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ एनी इन शेयर कैपिटल वहाँ पे नॉट पेड अप, कि भैया जैसे मैंने बोला कि जो भी शेयर होल्डर इनएक्टिव है, जो भी शेयर होल्डर्स ने प्राइस नहीं पे किया, जो भी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को प्राइस नहीं पे करके रखा है, सो कहीं ना कहीं उनको कंपनी से निकाल देने का, आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by the available asset, मतलब समझो ऐसा पेड अप शेयर कैपिटल कैंसिल कर देने का मतलब समझो वहाँ पे 100 रुपये कंपनी का शेयर का प्राइस था, उसमें से 80 रुपीज़ लोगों ने पे कर दिया और उसमें से 20 रुपीज़ लोगों ने पे नहीं करे, तो 20 रुपीज़ को कैंसिल कर देने का और 80 रुपीज़ ही फुल शेयर की प्राइस है ऐसा पूरा कंसिडर कर देने का। पे ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इन एक्सेस ऑफ वांट्स ऑफ कंपनी, अल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इट शेयर कैपिटल एंड शेयर्स अकॉर्डिंग, मतलब समझो 100 रुपये का प्राइस है और कंपनी को 100 रुपये वहाँ पे हुए, बट कंपनी क्या है 20 रुपीज़ शेयर होल्डर को वापस कर दिया, क्योंकि कंपनी को लग रहा था ये सारा पूरा बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं MOA को भी अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे MOA में क्या था कि 100 शेयर्स है
और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, मतलब वहाँ पे 10,000 का शेयर कैपिटल था, अभी कंपनी ने 20 रुपीज़ वापस कर दिया उसमें, मतलब हो गया 80 रुपये प्राइस। सो 100 शेयर्स इंटू 80, मतलब वो अभी हो गया 8,000 रुपीज़। सो कहीं ना कहीं कैपिटल चेंज हुआ, वहाँ पे 10,000 से 8,000 हुआ, MOA अल्टर करना पड़ेगा बाय फाइलिंग MGT 14। पे ऑफ एक्सेस ऑफ फंड्स 20 रुपीज़ को, 20 रुपीज़ जो थे कंपनी को लग रहा था कि एक्सेस है, तो एक्सेस पे कर देने का। वहाँ पे वही सारी चीज़ें बोल के रखी है कि अपने सारे पूरे क्या बोलते हैं पूरे अपने कंडीशन में स्पेशल रेजोल्यूशन MGT 14, अपना कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, और आपको वहाँ पे शेयर कैपिटल वहाँ पे सारा रिड्यूस करना है, तो जो कुछ भी अच्छा एक्सेस ऑफ फंड्स है वो आप वापस कर सकते हो, या फिर जो कुछ भी वहाँ पे नहीं करके रखा है वो वहाँ पे कर सकते हो, और जो कुछ भी ऑलरेडी लोगों ने पे करके रखा है उतना ही फुली पेड अप मान के आगे वहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। मतलब 80 रुपीज़ लोगों ने पे करके रखा है, तो आप लोगों ने बोला कि भैया अभी इससे ज़्यादा मत दो, 80 रुपीज़ मतलब ही फुली पेड अप शेयर्स हो गया, या फिर 100 वहाँ पे लोगों ने पे करके रखा था, आप लोगों ने 20 रुपीज़ उन लोगों को वहाँ पे वापस दे दिया, और आप लोगों ने बोला कि भैया ये एक्सेस ऑफ फंड से अभी 80 रुपीज़ का ही शेयर है, और इस तरीके से MOA को अल्टर कर दिया। और उसके बाद में थर्ड आता है कि समझो कंपनी का शेयर का प्राइस था कि अपना 100 रुपीज़, लोगों ने पे की 80, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 20 रुपीज़ का जो है वो लॉस्ट ऑन अनरिप्रेजेंटेड बोल के उसको कंसिडर किया। तो वही सारी चीज़ें बोल के रखिए भाई। नो, उसके बाद में होता है नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। अ मेंबर ऑफ कंपनी पास्ट और प्रेजेंट shall not be liable to any call or contribution in respect of any shares held by him exceeding the amount of difference if any between the amount paid on shares or reduced amount if any wishes to be deemed to have been paid thereon as the case may be, the amount of share fixed by the order of reduction। मतलब अ मेंबर ऑफ कंपनी पास्ट और प्रेजेंट, मतलब कोई भी कंपनी का मेंबर shall not be liable to any call or contribution in respect of shares held by him exceeding the amount of difference। मतलब कोई भी मेंबर पास्ट और प्रेजेंट उसका जो कुछ भी शेयर का प्राइस था उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। उसका जो शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, जितना भी उसका शेयर का प्राइस है उतना ही वो वहाँ पे देने के लिए वहाँ पे लायबल है। जितना भी शेयर का प्राइस है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसने देके रखे उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद में ये अपना सेक्शन 447 का फ्रॉड का, अगर फ्रॉड होता है तो उसकी सारी पनिशमेंट, मतलब कोई इंटेंशनली फ्रॉड करता है तो उसकी वहाँ पे सारी पनिशमेंट यहाँ पे देके रखी है। उसके बाद में आता है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब जो कुछ भी डिमिनिशन है उसको रिडक्शन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 61 के हिसाब से सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ई ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिमिनिशन ऑफ कैपिटल इज द कैंसलेशन ऑफ द अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब जो कोई भी शेयर आप लोगों ने इशू किए थे, तो जो आप लोगों ने 100 शेयर इशू किए उसमें से लोगों ने लिए 80 शेयर, 20 शेयर्स लोगों ने वहाँ पे नहीं लिए, तो जो कुछ भी 20 शेयर्स है अनसब्सक्राइब वहाँ पे आपका पोर्शन है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है ना, उसको कैंसिल कर देना। तो ये होता है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर का जो कोई भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर है आपके वो शेयर को कैंसिल कर देना, उससे कहा जाता है एक तरीके का डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। सो वहाँ पे रिडक्शन एंड डिमिनिशन कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आपका रिडक्शन मतलब जो कुछ भी शेयर सब्सक्राइब हुए थे उसको कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीका वो शेयर को एक तरीके का आप लोग रिड्यूस कर रहे हो, और डिमिनिशन मतलब जो शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए थे, आप लोग इशू किए थे बट लोगों ने वहाँ पे लिए नहीं, कहीं ना कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जब आप वहाँ पे सारे शेयर कैंसिल करते हो उसे कहा जाता है डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। सो अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ शेयर्स को कैंसिल करना उसे कहा जाता है डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, एंड जो सब्सक्राइब शेयर थे उसे रिड्यूस करना उसे कहा जाता है वहाँ पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। सो वहाँ पे बोला गया है कि इट कैन बी इफेक्टेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब ऑर्डिनरी वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग डिमिनिशन कर सकते हो, इसके लिए ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है अपना रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कुछ भी आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसका रिडम्पशन करना, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अपना परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। मतलब ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर देता है तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी, तो कंपनी उस मेंबर के शेयर्स वहाँ पे परचेज करती है। उसके बाद में बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स इन फॉलोइंग केसेस डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट बी ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वेयर कंपनी कैंसल शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन। की जैसे मैंने पहले बोला कि अनसब्सक्राइब पोर्शन जो है उसको जो कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसे कहीं ना कहीं डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल वहाँ पे बोलेंगे, और वो कहीं ना कहीं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से डिफरेंस है, ठीक है ना।
उसके बाद में वेयर द रिडीमेबल प्रेफरेंसेस आर रिडीम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50, मतलब जो कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस है जो एक टाइम के बाद में रिडीम होने वाले थे, वो अगर वहाँ पर रिडीम हो गए तो कहीं ना कहीं उससे भी एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, उसे वहाँ पे अपन रिडक्शन ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद में वेयर एनी शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, जब शेयर नॉन उसका पूरा पेमेंट नहीं होता है, उसका पार्ट पेमेंट होता है, समझो 100 रुपीज़ का शेयर था, उसका 80 पे किए, उसमें 20 नहीं पे किए, उसको फॉरफिट कर दिया, सो कहीं ना कहीं उसको भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल वहाँ पे नहीं मानेंगे, वही सारी चीज़ें। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सेंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है शेयर और ट्रिब्यूनल का, NCLT ट्रिब्यूनल बोलते हैं, NCLT नेशनल कंप्लेंट ट्रिब्यूनल का सेंक्शन न लेते हुए। सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स सरेंडर टू द कंपनी ऑन द पार्ट ऑफ रजिस्टर होल्डर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, ठीक है ना, जो कोई भी शेयर होल्डर है, जो कोई भी शेयर्स का जो बंदा उस शेयर को होल्ड करता है, उसने वो शेयर सरेंडर कर दिए, कंपनी को वापस दे दिए। वेयर शेयर्स आर सरेंडर टू द कंपनी वेदर बाय ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और फॉर एनी अदर रीजन, इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज अ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ कंपनी एंड अमाउंट टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो ट्रांसफर है कंपनी को इन फेवर ऑफ कंपनी। जब भी कोई बंदा अपना शेयर जब भी कोई बंदा कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर कंपनी को सरेंडर करता है तो माना जाएगा कि वो उसने कंपनी को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए गए, इन फेवर ऑफ कंपनी उसने ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड अमाउंट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उतना शेयर कैपिटल कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। मतलब 10,000 का कैपिटल था, उसमें अपने 10,000 शेयर्स थे, अपना 10 रुपीज़ का एक शेयर्स था, 1,000 का कैपिटल था, 1,000 में से जिस बंदे के पास 20,000 शेयर्स थे उसने सरेंडर कर दिए, तो 20,000 शेयर ऐसा माना जाएगा कि उसने कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए, कंपनी 20,000 से वो शेयर सारे डिस्ट्रॉय कर देगी और वो 20,000 से कैपिटल उसका कम होगा और उसका कैपिटल अभी होगा 80,000 रुपीज़। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कंपनी को एक तरीके से SS7 फाइल करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कैपिटल वहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, MOA अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि MOA में कैपिटल 1 लाख था, अभी 80,000 अभी हो जाएगा क्योंकि 20,000 का कैपिटल गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं MDT 14 फाइल करना पड़ेगा, MOA अल्टर करना पड़ेगा, देन SS7 फाइल करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं वो अपना रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फॉरफीचर मतलब शेयर को जब्त कर लेना, फॉर नॉन पेमेंट इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर। इफेक्ट्स क्या होगा कि वो शेयर्स वापस जब्त होंगे, अमाउंट जितनी पे गई थी वो सारी जब्त होगी और वो शेयर को रीइशू करे थे वहाँ पे रीइशू कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि वो बंदे ने 50 रुपीज़ पे कर दिया था, 50 नहीं पे कर रहा था, तो 50 रुपीज़ उसको 50 रुपीज़ भी जब्त हो गया, वो शेयर भी जब्त हो गया और वही शेयर को 70 रुपीज़ को बाहर बंदे को दे दिया, ठीक है ना। वो हो गया रीइशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसके बाद में आता है अपना कंक्लूजन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। उसके बाद में जो कुछ भी आप लोगों ने रिडक्शन किया उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को ROC से मिलता है जब आप लोग SS7 फाइल करते हो और अप्रूव वहाँ पे हो जाता है, ताकि ये वहाँ पे पता चल सके ये बंदा कंपनी का कैपिटल वहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। सो यही सारी चीज़ें तो वहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे अपन लोग रुकते हैं एंड देन जो कुछ भी ये रहे वाली 5-6 स्लाइड्स है इसे एक नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग कवर कर देंगे। हाफ एन आवर लगेगा बट अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। अभी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, आपकी भी नहीं रहेगी, मेरे भी नहीं रहेगी। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लेक्चर शेयर कीजिए। कंपनी लॉ CSET हो गया, CS एग्जीक्यूटिव हो गया, CS फाइनल हो गया, लॉ के सब्जेक्ट्स हो गया, 11th 12th हो गया, CA इंटर के लॉ के सब्जेक्ट्स हो गया, SM हो गया, अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, CA फाउंडेशन के लॉ के सब्जेक्ट हो गया, CMA फाउंडेशन हो गया, CMA इंटर हो गया, 12th इकोनॉमिक्स हो गया, OCM हो गया, SP हो गया, अकाउंटिंग हो गया। ये सारी चीज़ें के एग्जॉस्टिव रिविजन्स मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कीजिए। CACS अपना यूट्यूब चैनल विनीत देशपांडे CACS एकेडमी, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए। आपकी एक कमेंट बहुत मायने रखती है। डेफिनेटली कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बोलिए, डेफिनेटली इसको भी अपन लोग करेंगे। CACS विद विनीत करके, CACS विद विनीत _2026 करके इंस्टाग्राम पे ये उसे भी फॉलो करके रखिए। उस पर भी सारे पूरे रिविजन के लिंक्स, सारे रील्स वगैरह मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के जो कुछ भी अपडेट है वहाँ पे डालता जाऊँगा। विनीत _2953 करके भी एक अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट, उसे भी फॉलो करके रखिए। वहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं डालता रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस lecture, hope you like this lecture. Do subscribe, do comment, do like the channel, do share with your friends. Definitely we will definitely make something great, definitely make something amazing for you guys, and
एक कहीं ना कहीं और इसे अच्छा कैसे करा जा सकता है, इसे डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आपका एक कमेंट बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।